तो आज हम लोग वही मूवी पे डिस्कशन करेंगे। और मूवी कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने नहीं देखी। जिन्होंने नहीं देखी, मैं उनके लिए पहले बहुत ब्रीफली आप लोगों को बता देती हूँ उस मूवी के बारे में। कुछ ज्यादा नहीं है, बाकी मेनली हमारा डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम शुरू करेंगे, आप लोगों ने क्या समझा जिन्होंने देखी है, और फिर हम एक एक पॉइंट लेके उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो मूवी है, ये नॉन डुअलिटी पे है। ये तो आपको नाम ही उसका है, अ मूवी अबाउट नॉन डुअलिटी, अ मूवी अबाउट नथिंग। और इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं। एज सच कोई स्टोरी नहीं है बहुत बड़ी लंबी चौड़ी। जैसे जो डेली लाइफ के इंसिडेंट्स होते हैं, हम सबकी लाइफ में होते हैं, ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स लिए गए हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग क्या है इस मूवी में कि इसमें दो लोग हैं हर समय। तो और वो मतलब उसमें से एक आदमी सेम रहता है जो मेन है जिसने ये मूवी बनाई है, और साथ में एक और उसके साथ बदलते रहते हैं। और ये सब लोग वो हैं जिन्होंने नॉन डुअलिटी को जाना है, जिन्होंने खुद जान लिया है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो वो इंसिडेंट्स हो रहे हैं उन पे अपनी कमेंट्री दे रहे हैं, उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ताकि उसको हम समझ सकें। एक तो है कोई चीज हो गई और खत्म हुई, एक है उसका एनालिसिस भी हो रहा है साथ साथ उन इंसिडेंट्स का। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो शुरुआत ऐसे होती है कि देर इज दिस लेडी जो दिखाया ऑफिस में है, ऑफिस में जॉब करती है, और उसका अपनी बॉस से ज्यादा बनती नहीं है, ऐसा हम देख पाते हैं उस मूवी में। और उसको एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। उसके यहाँ पे किसी ने कोई जॉब छोड़ के जाने वाला है, तो फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। और उसके लिए डिसाइड करते हैं कि एक कॉमेडियन को बुलाएंगे वहां पे, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं। तो उसको ऑर्गेनाइज करना है कि कौन सा स्टैंड अप कॉमेडियन आएगा। फिर ऑब्वियसली 30-40 लोग आने वाले हैं, अटेंड करेंगे इवेंट को। तो आपको क्या क्या चीजें लगेंगी। फिर वहां पे एक आता है कि उसको एक माइक लगेगा जो कॉमेडियन है। तो वो ऐसे ही लोगों को फोन कर रही है, पता कर रही है, ऑर्गेनाइज कर रही है, लेकिन काफी दिखाते हैं कि थोड़ा स्ट्रेस में भी है। ओके, स्ट्रेस चल रहा है उसके दिमाग में। फिर उसकी बॉस आके उसको एक दो चीजें बोल देती है कि तुमने इस चीज का ध्यान रखा क्या, ये कर लिया क्या। तो बोलती है हाँ हाँ सब हो जाएगा, नॉट टू वरी। लेकिन अंदर उसके दिमाग में वो स्ट्रेस चल रहा है, घूमे जा रहा है। और उसको दिमाग में है कि मुझे एक दो चीजें और चेक करनी है। और फिर वो चली जाती है घर अपने। फिर घर जाती है तो उसकी सिस्टर आई हुई है। और ये लड़की जो है और इसका एक बॉयफ्रेंड है, और साथ में इसकी सिस्टर आई है। और भी एक दो फ्रेंड्स आए हैं, ये लोग सब डिनर की तैयारी कर रहे हैं और बैठ के बातें बातें कर रहे हैं। तो उसकी सिस्टर बताती है कि वो अभी किसी एक उसने एक नया नया एक बॉयफ्रेंड बनाया है, एक ही बार उससे मिलके आई है। तो वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा वो नेक्स्ट कब मिलेगी, कैसा लगा। तो उनको ये, अब उसको ये लग रहा है कि हाँ मुझे तो वो अच्छा लगा, अभी मैं वेट करूं कि वो मुझे प्रपोज करे अगली डेट के लिए, या मैं उसे प्रपोज करूं। तो ये कॉन्वर्सेशंस मतलब रोजमर्रा की जैसी बातें होती हैं, ये चल रहा है उसमें। उनको लगता है नहीं नहीं तुम ही कर दो, वाई वेट। तो लगता है अगर मैं शो करूंगी तो ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड दिखूंगी, दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। ये सब बातें चल रही हैं रेगुलर। इतने में दिखाते हैं कि ये जो दो लोग हैं, ये दो हमेशा रहेंगे जो हमारे पीछे, आप बोल सकते हो फैसिलिटेटर्स हैं वो। और मैं आप लोगों को ना उसका एक सीन दिखाती हूँ, फिर बताऊंगी। तो मैं दिखाती भी जाऊंगी आपको, और फिर हम डिस्कस भी करते जाएंगे। तो इस सीन में क्या होता है, वहां पे ये लोग वाइन पी रहे हैं, कोई पानी पी रहा है। और ये जो दोनों हमारे हैं फैसिलिटेटर्स, इनके बीच में एक बातचीत होती है। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो? ओके। अच्छा, मैं इसमें से एक ऑन करती हूँ, देखो। Ik zeg niks meer. Ja, die wijn lekker aan. Je wijn toch? Je hebt niet te drinken. Nee? Ik neem al water. Dus vind jij hem lekker, hè? En ik vind het echt vies. Maar wat zegt het over de wijn? Niks. Deze... ओके, ये जो है मूवी ऑब्वियसली डच में है, तो हमें इसकी लैंग्वेज में नहीं जाना है। अब इन दोनों में क्या बात हुई, वहां पे देखो वो लोग वाइन पी रहे हैं। तो वो पहला बंदा लेता है कि वाइन लेता है, वो कहता है कि वाइन कैसी लगी। तो वो कहता है कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वो कहता है नहीं मुझे नहीं अच्छी लगी, मैं पानी पीऊंगा। ओके, तो वो पानी ले लेता है।
तो कहते हैं कि तुमको वाइन अच्छी लगी, मुझे वाइन अच्छी नहीं लगी। ओके, इससे वाइन के बारे में क्या पता लगता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज है, दोनों खड़े हैं, दोनों ने वाइन पी, एक को अच्छी लगी एक को नहीं अच्छी लगी। तो कहते हैं कि नहीं, इससे वाइन के बारे में कुछ भी नहीं पता लगता। इट इज जस्ट वाइन। वॉट एवर वी थिंक ऑफ इट कैन नॉट बी द ट्रुथ। देखो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटी सी चीज। वॉट एवर वी थिंक ऑफ इट कैन नॉट बी द ट्रुथ। ओके, अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि हमारी जो एक आदत होती है हर चीज को जज करने की, ये अच्छा है ये बुरा है, ये खराब है ये बहुत, ये शुभ है ये अशुभ है। याद है हम अष्टावक्र में यही सब करते हुए आए हैं, है ना? यहाँ पे उन्होंने एकदम उसी चीज को बहुत सिंपल तरीके से बता दिया है कि जो है सो है, इसमें ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। अब जैसे, लेकिन हमारे जो इमोशंस होते हैं, हमारी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इन्हीं चीजों में ही फ्लो करती हैं। हमने कोई ड्रेस पहनी, किसी दूसरे ने अप्रिशिएट नहीं किया, हमें लग रहा है हमें बहुत अच्छी लग रही है, हो सकता है दूसरे को ना अच्छी लगी हो। उन्होंने अगर अप्रिशिएट नहीं किया तो हम उसमें ही परेशान हो गए हैं। या हमने किसी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, या हमने किसी को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है हमारी तरफ से, उसको अच्छा नहीं लगा तो हम उस चीज से परेशान हो गए हैं। या हमने कोई काम किया है, हमें लग रहा है कि हमने बहुत अच्छा किया, हो सकता है दूसरे को ना लगे। या वही चीज आपने किसी के साथ शेयर की, आपको बहुत अच्छी लगी दूसरे को नहीं लगी। होता है कि नहीं? इन्हीं छोटी छोटी चीजों को लेके भी हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, बहुत सिंपल मैसेज है। वॉट एवर वी थिंक ऑफ इट कैन नॉट बी द ट्रुथ। जस्ट मार्क दिस स्टेटमेंट। अगर आप चाहो तो आप इसको लिख भी सकते हो, इसमें बाद में शेयर कर दूंगी कि हम जो भी सोचते हैं किसी चीज के बारे में, वो सत्य नहीं हो सकता है। बहुत छोटी पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। देखो, हम क्या सोचते हैं कि हम जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, हम उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि हमने ये सोचा, है ना? मैंने सोचा कि वो आदमी अच्छा है तो वो अच्छा है, अगर किसी और ने उसको बुरा बोल दिया तो मेरा तो उससे झगड़ा हो जाने वाला है। बाकियों को तो छोड़ो, हमारा पॉलिटिकल पार्टीज को लेके आजकल, हम अभी अभी इलेक्शंस होके चुके हैं, हमको पता ही है क्या सीन है ना? हमारा जिसके तरफ प्रो है, अगर कोई और उसके एंटी है तो हमें बस लगता है कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वही सही है। और जो हमारी थॉट्स हैं वही हमारी प्रॉब्लम बनती हैं, जो हम सोचते हैं। और अगर आपको याद हो, अष्टावक्र गीता में भी बार बार आता है कि इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप कहाँ से सोच रहे हो? मन से सोच रहे हो, एक लिमिटेशन से सोच रहे हो, आपकी सारी सोच कंडीशनड है। अगर किसी को यहाँ पर इन दो लोगों में एक को वाइन अच्छी लगी, ओके, तो वो भी एक कंडीशनड टेस्ट है। हो सकता है उसका ऐसा टेस्ट डेवलप हुआ है, हो सकता है उसने पहले इस तरह की वाइन पी है, या ऐसा भी हो सकता है उसने इससे हल्की क्वालिटी की वाइन पी हो तो उसको ये वाली वाइन अच्छी लग रही है। या दूसरे ने और बेटर क्वालिटी की पी हुई होगी तो उसको अच्छी नहीं लग रही। समझ रहे हो कंडीशनिंग यहाँ पे हो रही है। या वो पहली बार पी रहा है इसलिए उसको अच्छी नहीं लगी। तो इससे देखो पॉइंट क्या है, एक को अच्छी लगी एक को नहीं अच्छी लगी, इससे वाइन के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं पड़ता। ये बात समझ में आ रही है? कोई इस पे और शेयर करना चाहेगा इस पॉइंट पे, अगर आप लोगों ने जब मूवी देखी हो, सोचा हो, या कोई और चीज दिमाग में आ रही हो? क्या आप रिलेट कर सकते हो इस चीज से? हाँ मीनाक्षी जी बोलिए। मैं कह रही थी कि एक ही पर्सन के बारे में सबके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। हम हाँ सोचते हैं कि हमारा व्यू ठीक है, पर सबके व्यूज अलग होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक इंसान के बारे में, एक इंसान जो हमें बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है किसी दूसरे को वो पूरा इविल दिखता हो, दुश्मन हो किसी और का, है ना? और वही इंसान किसी के लिए मैटर भी नहीं करता। लेकिन हम इतना उसमें, जो हमारी सोच है, और हम उसमें इतना पकड़े जाते हैं कि हम उसको सत्य बना लेते हैं, हम उसको रियलिटी बना लेते हैं, हम उसको ट्रुथ बना लेते हैं। वो सच्चाई नहीं है, वो ट्रुथ नहीं है। ये हमें समझना है इस चीज को। ना वो रियलिटी है ना वो सच्चाई है किसी भी चीज के बारे में। बिल्कुल सही है। जैसे हम लोग का ये है ना कि किसी एक को पकड़ लिया, सबके अलग अलग विचार हो गए, लेकिन वहीं पर हमको लगता है जो हम बोल रहे हैं वही सही है। हाँ वो जो बोल रहा है ना कि इसमें उसको ना वाइन पसंद नहीं है, वो गलत बोल रहा है। वाइन तो अच्छी ही है, पता नहीं उसी में कुछ गड़बड़ है कि उसको वाइन पसंद नहीं है।
बिल्कुल वो किस इमोशन में होते हैं ना मैम, हम तब भी ये बड़ा होता है कि उस टाइम क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं आपके साथ, क्या थॉट प्रोसेस में हो, तो वो स्टेटमेंट देते होते हैं हम तब। मे बी एक चीज उस पीरियड में ना अच्छी लगे, कभी लेटर ऑन आप वो चीज को लाइक भी कर सकते हो और डिसलाइक भी कर सकते हो। तो ये भी वेरी करता है हमारी पर्सनल उसके साथ भी, हम एक स्टेटमेंट कभी भी नहीं देते, उस पे भी घूम जाते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, वो हमारा भी बदलता रहता है। अब जिसने हाँ बोला जी। आज वाइन अच्छी लगी, हो सकता है कल ही उसको ना अच्छी लगे या किसी और मोमेंट में ना अच्छी लगे, है ना। मुझे एक बार कई याद है बार चीजों से कहीं कोई पे, बैड हाँ बोलो, एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब भी चेंज हो जाता है। जैसे हाँ कोई हमें बहुत अच्छी लगती थी चीज, जैसे कि कई बार आपको खाने की चीज एग्जांपल ले लो, कोई बहुत अच्छी लगती है, एक बार आप उससे बीमार हो जाओगे ना तो आपको बिल्कुल नफरत हो जाएगी। तो हाँ ये वैसे तो हर चीज ही बदलती है, मन से रिलेटेड है सब। अगर आपने मन को सब कर लिया वो तो सब कुछ खत्म ही है, मतलब कुछ है ही नहीं है, ना अच्छा ना बुरा ना कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, सब ये सब कुछ मन के ही रिलेटिव है, सब कुछ। ये रीना ने जो हाँ पॉइंट बोला ना, वही। अब जैसे कोई चीज है आपको बहुत, मुझे ध्यान है एक बार जैसे एक बार मेरी राजमा खा के तबीयत खराब हो गई थी, कभी कभी हो जाता है आपका। उसके हाँ बाद कितने महीनों तक मैंने राजमा नहीं खाए, मतलब राजमा सोच के भी ना मन ही नहीं करता था, जबकि मुझे हाँ बहुत पसंद है। तो उसके बाद वो ठीक भी हो गया, मतलब बाद में ठीक भी हो गया। लेकिन ऐसा हाँ। हो जाता है ना, कोई चीज के साथ एक आपका एक कनेक्शन हो जाता है, या हम्म। नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये बदलता रहता है। तो ये उस चीज के बारे में सच्चाई नहीं है, ये जानना है, क्योंकि हम उसी को सच मानने लगते हैं, है ना। और और सेम ही पर्सन के बारे में भी यही है। कोई हाँ बंदा आपको आजकल बहुत अच्छा लग रहा है, फिर टाइम समय परिस्थिति हर चीज बदलती है तो नॉर्मल हो जाता है, मतलब हर चीज प्रायोरिटीज बदलती रहती है टाइम। बिल्कुल। तो इससे वही है कि कभी भी चीजों में, इवन चलो देखो, अगर सपोज आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, तो यहाँ पे एक अपने साथ में ऐड कर लो, हाँ ये मुझे इस समय अच्छी लग रही है, बट इससे इस चीज के बारे में नहीं पता पड़ रहा, इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट दिस थिंग, इट इज माई सब्जेक्टिव ओपिनियन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। सिर्फ यहीं पे वो लग रहा है। इससे ना मुझे एक और स्टोरी याद आई इसमें से, शिव पुराण में से, वो बता देती हूँ। तो आपको पता है जब पार्वती जी बहुत प्रेयर कर रही थी शिव जी से शादी करने के लिए, पहले वो सती होती थी, सबको पता होगा, हाँ हाँ सती थी। और फिर जब उन्होंने दोबारा जन्म लिया तो काफी उन्होंने ये किया था, जब हिमालय की पुत्री बनकर आई, वो पार्वती बनकर आई, तो बहुत तपस्या कर रही थी ये सती, ताकि शिव जी से शादी हो जाए। तो कहते हैं ऐसा हुआ कि जो श्री राम है, जब उनको पता लगा, और उनको पता था कि सती जी ही हैं जो पार्वती बन के आई हुई हैं, और शिव जी के ऊपर कुछ असर हो नहीं रहा था, तो राम जी गए शिव जी के पास, उनका केस लेके पार्वती जी का, कि देखो वो जो है पार्वती जी उनके, और उनकी काफी प्रेज करने लगे, देखो वो पार्वती जी ऐसी हैं वैसी हैं, बहुत सारी चीजें उनके बारे में गुण बताए, कि इसलिए आपको उनसे शादी कर लेनी चाहिए, आपको सोच लेना चाहिए। तो ऐसा बोलते हैं कि एक तो शिव बोलते हैं कि जब वो राम पार्वती जी का गुणगान कर रहे थे, तो शिव जी पार्वती जी के बारे में सोचने की बजाय, एक तो होता है ना जब हम किसी की प्रेज सुनते हैं तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं या उसको इमेजिन करने लगते हैं, कहते हैं शिव जी राम जी के प्रेम में डूब गए। ओके, वो प्रेज कर रहे हैं पार्वती की, लेकिन शिव को राम में ही इतना प्रेम आने लगा कि देखो वो, क्योंकि वो इतने प्रेम से भरे हुए, तो वो राम के प्रेम में डूबने लगे। और फिर उन्होंने जब पूरी बात उनकी खत्म हो गई तो राम तो चले गए। तो कहते हैं शिव जी ने उनके कुछ और एक दो इनको बुलाया, देवगणों को या किनको बुलाया, और उनको बोला अच्छा देखो, राम जी आए थे, वो प्रेज कर रहे हैं पार्वती की, आप लोग जरा जाके चेक करो कि क्या वो सच में ऐसी हैं कि नहीं है, क्योंकि जो राम बोल रहे हैं, जो राम उनके इतने गुण बता के गए हैं, वो जरूरी नहीं है कि पार्वती में इतने गुण हो, क्योंकि राम इतने गुणवादी हैं कि इसलिए वो उनको उनमें इतने गुण नजर आ रहे होंगे। समझ रहे हो इस बात को। समझ गई। तो इतना मुझे बहुत, मैंने जब ये पढ़ी ना स्टोरी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा देखो ये भी बात सही है ना, कि राम उनकी प्रेज कर रहे हैं, इससे पार्वती के बारे में नहीं पता पड़ रहा, इससे राम के बारे में पता पड़ रहा है ना। तो जो चीज जैसा, अगर यहाँ पे भी आपको वाइन अच्छी लग रही है, तो इससे इस समय आपके टेस्ट के बारे में पता लग रहा है, वाइन के बारे में कोई खबर नहीं मिल रही है।
तो जब भी हमें कुछ भी अच्छा या बुरा लगता है, हमें ये जानना है कि वो अच्छाई या बुराई उसमें नहीं है, उस चीज में नहीं है, ना उस इंसान में है, ना उस सिचुएशन में है। वो इस समय मेरी स्थिति की खबर दे रहा है, बस दैट्स इट, है ना। चाहे कुछ अच्छा लग रहा है, चाहे कुछ खराब लग रहा है। अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं मूवी में। उसके बाद क्या होता है कि ये जो लड़की है जो ऑफिस में काम करती है, ये और उसका बॉयफ्रेंड ये डिसाइड करते हैं कि मूवी देखने चलेंगे। तो ये लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं, और जब मूवी देखने जाते हैं तो भी इसके दिमाग में वही घूम रहा होता है कि अरे मुझे अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, और पता नहीं कल क्या होगा ऑफिस में, मतलब वो स्ट्रेस चल रहा है दिमाग में, है ना, उसका जो पूरा का पूरा स्ट्रेस है। और वहां पे जाके जब ये मूवी की वेट कर रहे होते हैं, अभी मूवी शुरू नहीं होती, तो तभी ये देखती है कि जो इसकी सिस्टर ने जिसके साथ अभी डेटिंग पे गई होती है, वो लड़का किसी और लड़की के साथ आया हुआ होता है वहां पे। ओके, और ये तो उसको जैसे ही देखती है, इसको लगता है कि अरे ये तो मेरी बहन को बेवकूफ बना रहा है, देखो वहां पे अभी कल उसके साथ डेट पे गया था, आज इस लड़की के साथ आया हुआ है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि शायद कोई होगा, मे बी कोई फ्रेंड है, वाई आर यू जजिंग, तुम इतनी जल्दी जज क्यों कर रही हो। कहती है नहीं नहीं, जज क्या करना है, लड़के तो होते ही ऐसे हैं, और देखो ये लड़की भी तो मुझे हुकर ही लग रही है, देखो उसने तो शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है, आई एम श्योर शी इज अ हुकर, ये उसके साथ है। और वो क्या करती है, इमीडिएटली उसकी फोटो खींचती है और अपनी बहन को भेज देती है कि देखो हमारा बॉयफ्रेंड यहाँ पे क्या कर रहा है। ओके, और वहां पे उसकी जो बहन है वो फोटोग्राफ शायद वो आगे उसको लड़के को भेज देती है कि यू आर टू टाइमिंग मी, या जो भी, वो उनका थोड़ा बहुत लड़ाई वहां पे चल जाता है, तो ये हो जाता है। तो इमिजिएटली इसने ये सब कर दिया। ओके, उसके बाद ये मूवी देखने चले जाते हैं, तो अभी तक इसका टेंशन चल रहा होता है। तो फिर से ये जो दो लोग हैं फिर से डिस्कस कर रहे होते हैं कि देखो अभी इसके दिमाग में इतने सारे स्ट्रेसेस चल रहे हैं, परेशानी उस चीज की भी है, ऑफिस की भी, बहन के बॉयफ्रेंड को लेके भी परेशानी है, सब चल रहा है। लेकिन अब जब ये मूवी देखने बैठेगी तो सब भूल जाएगी, देन शी विल कंप्लीटली रिलैक्स, शी विल फॉरगेट एवरीथिंग। और यही हमारी लाइफ में भी होता है ना। जब हम किसी चीज के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और हमारा दिमाग कहीं शिफ्ट हो जाता है, तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम टेम्परेरीली खत्म हो जाती है। ये होता है कि नहीं होता है, हम, होता है। है ना। और इसीलिए हम एंटरटेनमेंट के पीछे भागते हैं। हमें एंटरटेनमेंट क्यों चाहिए, इसीलिए तो चाहिए कि उससे हमारी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हमारा दिमाग जिन चीजों में घुसा हुआ है, उससे हमें ब्रेक मिल जाता है। और मूवी में क्या हो रहा है, वो मूवी में भी डिस्कशन कर रहे हैं कि मूवी में जो ये कुछ भी हो रहा होगा, कहते देखो मूवी में कुछ अच्छा सीन आएगा तो आप रो भी दोगे, कुछ रोमांटिक सीन आएगा तो आप भी रोमांटिक फील करोगे, कुछ अच्छा आएगा तो आप भी हंसोगे, सब कुछ। तो यू आर गोइंग विद द फ्लो। वाई आर यू गोइंग विद द फ्लो, यू आर नॉट रेजिस्टिंग एनीथिंग। आपको मूवी में ये नहीं हो रहा कि ऐसा होना चाहिए या वैसा होना चाहिए, है कि नहीं। आपको पता है ये मूवी है, ये बन चुकी है, मैं यहाँ पे सिर्फ उस मूवी को देखने आए हैं। लेकिन लाइफ में हम ऐसा नहीं कर पाते, है ना। जैसे ये मूवी चल रही है ऐसे ही लाइफ भी चल रही है। पता नहीं अगले सीन में क्या होने वाला है, हमें नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। और जो भी सीन होने वाला होता है हमारा होता है ऐसा ना हो जाए, या ऐसा हो जाए, या ऐसा क्यों हो गया। तो जो हमारी रेजिस्टेंस हो रही है ये लाइफ देखते हुए, हर बार हम जितनी बार रेजिस्ट करेंगे चीजों को कि ये नहीं होनी चाहिए थी, वहीं पे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है ना। और हमें याद है जनक के कुछ ऐसे वचन थे कि अब मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं है ना, ना ऐसा है कि ऐसा हो, ना ऐसा है कि ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि आई एम फाइन विद एवरीथिंग नाउ। जस्ट लाइक व्हेन हम लोग मूवी देख रहे हैं उसमें सब कुछ फाइन है, ऐसे ही अगर हम लाइफ में हो जाएं, बस ऑलवेज क्यूरियस, जैसे मूवी में क्यूरियोसिटी होती है ना, अब कि नेक्स्ट सीन में क्या होगा। हमें नहीं पता अभी आगे हीरो को हीरोइन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि छूट जाएगी, कि ब्रेकअप हो जाएगा, बस ऐसे ही उस वो चीज समझनी है, वो चीज देखनी है। तो ये मूवी में चल रहा है। यहाँ पे मैं एक और चीज शेयर करती हूँ कि हमारा ये भी होता है, अनु मैं आती हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे। हमारा एक ये भी होता है कि जब हम किसी चीज से थोड़ा टाइम हटाना, मतलब अपना भागना चाहते हैं, सपोज एक रियलिटी एक चल रही जिसको हम रियलिटी मान रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम या तो एंटरटेनमेंट में अपने माइंड को शिफ्ट करके,
या फिर बहुत सारे लोग जो ड्रिंक करते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं, तो आप अपनी रियलिटी को शिफ्ट करना चाहते हो। और वो जो ड्रग्स और अल्कोहल का होता है उसमें क्या होता है कि जो भी चल रहा है उससे आप नीचे गिर जाते हो, तो देन यू फॉरगेट दैट। तो दो ऑप्शंस होती हैं, एक होती है कि आप उससे नीचे गिर जाओ, एक होता है आप उससे ऊपर उठ जाओ। नीचे गिरना हमेशा बहुत आसान होता है, जहां पे हम अपने आप को भूल जाएं। बेसिकली जब हम एक मूवी देखते हैं, आपने देखा है थ्रिलर क्यों इतनी अच्छी लगती है? सब लोगों को थ्रिलर अच्छी लगती होगी, आई एम श्योर। मुझे तो बहुत पसंद है थ्रिलर्स देखना मूवीज में। क्यों? क्योंकि जब आप थ्रिलर में होते हो ना, आपकी पूरी अटेंशन उस पे होती है मूवी पे। स्पेशली कोई इस तरह की बहुत अच्छी बनी हुई थ्रिलर हो, वो क्यों अच्छी लगती है? आपको उस समय सब कुछ भूल जाता है, यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड यू आर जस्ट लॉस्ट इन दैट पर्टिकुलर मूवी। तो वो जो आपका फोकस्ड अटेंशन होता है वो आपको उससे हटा देता है, आपकी उस समय की प्रॉब्लम से। लेकिन ऑब्वियसली तुम वापस आओगे तो फिर वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं मिलेगी, है ना? ये तो टेम्पररी हम टेम्पररीली अपने आप को हटा सकते हैं। हम यहाँ पे किस चीज की कोशिश कर रहे हैं कि टेम्पररीली नहीं, हम अपने आप को ऐसे हटाएं कि वापस आए तो वो प्रॉब्लम का भी परेशानी ना रहे, वो प्रॉब्लम ही ना रहे, है ना? ये सानू। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, राइट? व्हाट यू सेड कि कोई कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं या कुछ करते हैं। तो सी, अभी हम लोग तो जनक के लेवल तक पहुंचे नहीं है, लाइक वी आर वे बिलो द लेवल। तो कुछ चीजें होती हैं, जैसे कोई स्मोक करता है, तो फॉर एग्जाम्पल, या ड्रिंक करता है, जो भी एग्जाम्पल्स आपने दिए, वो उस व्यक्ति के लिए है कि ठीक है, वो अपना भुलाना चाह रहा है, ये है वो है। लेकिन एज अ, लाइक आई एम नॉट इनटू दैट, बट दैट डिस्टर्ब्स मी, राइट? कोई स्मोक करता है and if that person is standing next to me, it disturbs. And it happens every time. It's not a one-time thing. Whenever I'm coming close to any person who's smoking or has smoked, और एक्सीडेंटली कभी कभी आपको होटल में ऐसे स्मोकिंग रूम मिल जाते हैं, तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल, बट इट इरिटेट्स यू एवरी टाइम। तो ओके, हाउ डू वी हैंडल दैट एट दिस स्टेज, जब हम वहां पहुंचे नहीं हैं? क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो कि बहुत आसान नहीं होती है छोड़ने को। इसका क्या सोल्यूशन है? टेम्पररी तो ठीक है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, जो आपने बोला, मूवी देख लो। पर दैट्स नॉट, लाइक एज राइटली यू सेड, कि जब आप वापस आओगे तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है, इट डजंट गो एनीवेयर। करेक्ट। एंड ऑल्सो मैं, ये क्वेश्चन ये भी है कि ठीक है, मेरे लिए वो प्रॉब्लम है, जो स्मोक कर रहा है उसके लिए तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? वो तो एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल। बट इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। तो यहाँ पे यू आर शेयरिंग अ वेरी स्पेसिफिक प्रॉब्लम अनु, दैट यू हैव अ प्रॉब्लम विद पीपल इफ यू आर नियर दोज हु मे बी ड्रिंकिंग और स्मोकिंग, राइट? तो उसमें तो, और वो देखो यहाँ पे कुछ लॉज तो ऐसे हैं नहीं, कुछ मना भी नहीं है ना। और बल्कि मैं देखती हूँ यहाँ पे तो फिर भी थोड़ा चीजें कंट्रोल में है। आप बाहर जाओ तो बहुत ही ओपन है, यूरोप वगैरह। तो व्हाट डू यू डू? यू जस्ट हैव टू ईदर, अगर आप ऐसी जगह पे जाते हो तो फिर आपको यू हैव टू गो प्रिपेयर्ड कि वहां पे ऐसे लोग मिलेंगे ही, है ना? यू कांट हेल्प इट। तो वॉट एवर यू कैन डू टू अवॉइड, वो आप जरूर अवॉइड करो। और जो अवॉइड नहीं कर सकते उसको फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसमें तो जनक वाले लेवल की जरूरत ही नहीं है, मतलब वो उसका तो कोई रिलेशन है ही नहीं इस चीज से। ये तो हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं बिहेवियर की, कि एक सर्टेन बिहेवियर, जैसे आपने बोला स्मोकिंग ड्रिंकिंग, मे बी किसी का होता है। हम सबकी फैमिलीज में, फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं हु आर वेरी एंग्री, या फिर हु हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ नेचर, कि जब भी आप उनके पास जाओगे या उनसे बात करोगे, मतलब यू नो दे विल गिव दोज नेगेटिव वाइब्स ओनली। ऐसे बहुत तरह के, मतलब या हर जगह कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जहां आपको ऐसे लोग मिलेंगे। तो करेक्ट। वही, तो बस यही करना होता है उसमें। तो अगर आप लाइफ में हो यहाँ पे, जितना अवॉइड कर सकते हो वो करो, जरूर करो। कभी कभी मैं इसलिए ये बार बार बात बोलती हूँ कि जितना हो सके अवॉइड करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कंडीशनिंग ऐसी भी हुई हुई है अनु, कि हमें लगता है कि नहीं, हमें अवॉइड नहीं करना है, हमें उनके साथ ही रहना है। मतलब देर इज समथिंग रॉन्ग इफ आई एम ट्राइंग टू अवॉइड देम। सो दैट्स व्हाई आई से देर इज नथिंग रॉन्ग इन अवॉइडिंग those people and situations which cause you discomfort or dissatisfaction or which does not appeal. There is no harm at all. लेकिन कुछ लोगों को आप नहीं कर सकते, तो वो तो आपको फिर डील ही करना पड़ेगा।
You have to bear with that. There is no other way. हाँ, okay, I got it, because मेरा question इसलिए आया क्योंकि like smoking के example में that other person is enjoying, so the problem is not with the smoking, it's about my perception uh, about smoking, right? Yes. तो and so mostly कभी कभी family में ऐसा कोई हो जाता है तो then it is more difficult to handle. बिल्कुल. So obviously it's my problem. It's neither that person's problem nor the smoking problem. Absolutely. It's my problem. And once you recognize it's your problem, you are free to take whatever is the best solution for you, thinking about yourself. Oh, got it. Thank you. तो जो मूवी में है, मूवी में तो यही है कि वो क्योंकि मूवी देख रही है, तो उस समय अगेन वो जो एनालिसिस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि अभी तक उसको इतना स्ट्रेस हो रहा था बाहर कि अरे कल मेरा ये मुझे कल इवेंट है, उसकी तैयारी हो गई कि नहीं हो गई, और अभी मूवी देखने लगी है तो सब भूल गया सब, क्योंकि अब वो रेजिस्टेंस खत्म हो गई, माइंड है ना, माइंड शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ऐसा चल रहा है। और यहाँ पे ना उन्होंने एक और चीज बोली इसी पॉइंट पे, बिकॉज उसको बहुत टेंशन हो रही थी कि कल उसका एक इवेंट है, तो उसने बोला कि देखो जो भी प्लानिंग, जो भी आप काम करते हो फियर के साथ, तो उसको क्लियरली ये समझ में आ रही है बात कि वो नहीं करना चाहती, शी डज नॉट वांट टू ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, लेकिन उसको करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से देयर इज फियर, वो डर आ गया है। और फिर उन्होंने क्या बोला कि जब भी आप डर के साथ कोई काम करते हो, एक आपके अंदर टेंडेंसी आती है, यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स। ओके, फियर ब्रिंग्स द सेंस ऑफ कंट्रोल, अ डिजायर टू कंट्रोल, क्योंकि आप डर रहे हो तो क्या हो रहा है, आपकी एक एक्सपेक्टेशन बन जाती है। देखो, एक एक्सपेक्टेशन है कि चीजें ऐसे ही होनी चाहिए, है ना। अब वो ऑफिस का इवेंट है तो इवेंट अच्छा जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर इवेंट खराब गया तो क्या होगा, इसके ऊपर उंगलियां आएंगी कि देखो तुमने ऑर्गेनाइज किया था और ये गड़बड़ हो गई, खाना अच्छा नहीं था, ये खराब था, कॉमेडियन को बहुत वो खराब को बुलाया। जैसे उसकी बॉस ना उसको एक सवाल पूछती है कि ये जो कॉमेडियन बुलाया है तो ये कैसा है, तो वो बोलती है हाँ मैंने उसके बहुत अच्छे रिव्यूज सुने हैं, बहुत अच्छा ये है तो अच्छा ही होगा, तो उसकी बॉस ऐसा मुंह बना देती है, तो उसमें इसको थोड़ा डाउट आने लग जाता है ना, क्योंकि इसने कभी सुना नहीं होता इस कॉमेडियन को, तो उसको लगता है कि अरे अगर ये खराब निकला तो खराब हो गया इवेंट, तो परेशानी चल रही है। तो यहाँ पे वो लोग पीछे जो बैकग्राउंड में बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कभी भी जो प्लानिंग है तुम डर से मत करो। इन्होंने तो प्लानिंग की बात की, इन्होंने वही एग्जाम्पल लिया है, लेकिन हम जो हर बार बात करते हैं ना, फियर एंड ऑब्लिगेशन, क्योंकि जब भी हम डर से कोई काम करेंगे तो हम स्ट्रेस्ड रहेंगे, हम चाहेंगे चीजें एक पर्टिकुलर तरीके से ही जाएं, और हमारा वो जो डर है वो हमारी बॉडी में भी शो अप करेगा, क्योंकि बाद में मूवी में दिखाते हैं कि उसको रात को सपने आ रहे हैं, तो वो सो ही नहीं पाती है। पहले तो मूवी खत्म होके घर जाते हैं, घर जाके सोते हैं, तो वो जो उसका बॉयफ्रेंड है वो तो इमीडिएटली सो जाता है, इसको नींद ही नहीं आ रही है, वो अपना उल्टी पलटी जा रही है। फिर सडनली उसको याद आता है कि अरे मैंने माइक का तो मैं इंतजाम करना ही भूल गई, वो तो मैंने चेक ही नहीं किया कि माइक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसको इतना टेंशन हो जाता है, इतना ज्यादा, तो वो चले जा रहा है उसके दिमाग में। फिर रात में सपना आता है कि इवेंट बहुत खराब गया, वो कॉमेडियन एकदम बेकार था, ये भी बेकार था, वो भी बेकार था, हर कोई उसको वो बुरा बोल रहा है। ये सब क्यों चल रहा है? बिकॉज ऑफ द फियर, है ना, बिकॉज ऑफ द फियर इन डूइंग वट एवर दैट यू आर डूइंग। ये जिन लोगों ने और ने मूवी देखी है वो कोई इस चीज पे कोई कमेंट करना चाहेगा इस पार्ट पे? आप लोगों को क्या लगा जब आपने देखा? ये समझ में आया था? ये सही लगा था बात? Yeah, fear grips you in thinking, overthinking बहुत ज्यादा होती है, and then you cannot stop that. Like the whole night she was just into that, and she could not stop. मतलब उस टाइम वो हो रहा था नहीं मैं पी करने भी जाऊँ, you know, all the time it happens then. कि अब मन कह रहा है कि ऐसे चले जाओ, ये कर लो। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो जो फियर है, Yeah, it is very common. वो जो दिखा रहे थे इवेंट उसमें हो रही थी, those are very extremely day-to-day situations and करेक्ट, day-to-day things which happens with us all the time, and यस, it was a good experience to see it from a third person's angle.
बिल्कुल। And that time it is very difficult, you know, उन thoughts को side करना. हाँ हाँ। तो इससे हम क्या सीख रहे हैं? देखो, अगर हमें पता है कि हम ऐसी सिचुएशन में जाएंगे, वहां पे फियर आने वाला है, वहां पे हमको स्ट्रेस होने वाला है, फिर हम ऐसे ही पागलों के जैसे सोचते रहेंगे, सो भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं ये बोल रही थी कि कॉन्फिडेंस की कमी के कारण होता है ना। जैसे कि मान लो आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज किया, आप 2-3 इवेंट्स कर चुके हो, फिर तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। फर्स्टली तो इन चीजों पे बड़ा इफेक्ट ये पड़ता है, आपका फर्स्ट होता है। और सेकेंडली कि ओवर थिंकिंग, मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा थिंकिंग, ये हो जाए वो हो जाए। तो अपना जो काम, इसका एक्शन तो ये है ना कि जो काम आ रहा है आप अपना 100% जो रिजल्ट आएगा उसको छोड़ो, जो मैं सोच। ओके। मुझे ऐसा लगता है अगर कोई भी काम जो आपको पसंद नहीं है और वो आप पर लाद दिया जाए तो आप उसमें 100% दे ही नहीं पाते। आई टोटली अग्री, बिल्कुल। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने जो स्टोरी सुनाई है उसके हिसाब से कभी भी ये सीख लेनी चाहिए कि जजमेंटल तुरंत नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के लिए। एट प्रेजेंट जो चीज दिख रही है उसका मनन करना चाहिए। हाँ, ये तो उसकी बात आ गई जजमेंट की, बिल्कुल जो हम डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन रेनू ने जो पॉइंट बोला कि आप सबसे पहले ये देखो कि कौन सी चीजें क्यों लाद रहे हो अपने ऊपर, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट नहीं है। देखो, फिर से आप बोलोगे ये एक ही चीज बोलती रहती है ना, कि अवॉइड पर यही यही बहुत सारी चीजों का, आप मानो अभी आपको लगे या नहीं लगे, यही सोल्यूशन है कि उन रास्तों पे जाओ ही मत जहां पे आपको नहीं जाना है ना। लेकिन मुनीर, लाइफ में कई बार हमें ऐसा कुछ करना पड़ जाता है। मान लो हम एक पार्क पे चल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम उसको क्रॉस करके ही आगे जा सकते हैं, मतलब हमें उसको करना ही पड़ेगा। विल कम टू इट डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक पार्ट है जहां पे मतलब इट इज अ नेसेसिटी, वो नेसेसिटी हो जाता है ना। लेकिन अभी सबसे पहले बात ये हो रही है, और ये शायद मैं हर बार 100 बार रिपीट करती हूँ, कि पहले तो हमें डिफाइन करना है कि नेसेसरी में क्या आता है ना। नेसेसिटी भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें वो भी नहीं पता है। अच्छा, फिर क्या होता है नेसेसरी में भी, चलो ठीक है, अब जैसे इस लेडी ने भी ऑर्गेनाइज किया ये इवेंट, ओके। अब उसकी बॉस ने पूछा कि कॉमेडियन का तुमने कर दिया है, या इसको टेंशन हो रही है जो भी वो करने का, हाय मेरा कैसे करूंगी, क्या करूंगी, या कैसे मैं डील करूंगी। तो डज शी नीड टू टेक द ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग? क्या जरूरी है कि वो हर चीज अपने ही सर पे ले? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल। कुछ चीजों में जिसमें आप अच्छे नहीं हो, आप दूसरों को भी दे सकते हो ना। आप उसमें बहुत बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन हम इन चीजों में बिना सोचे समझे फंस जाते हैं। हमें लगता है नहीं, ये शायद मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही करना है। Monica, some of us are wired in such a way that we think only we can do perfectly. Yes, I We agree. don't want to, we want to micromanage, we don't want to give the responsibility to others. That is the reason for this overthinking and stress and everything. I agree, totally. बिल्कुल। कि मैंने ये भी देखा है कि जब किसी और के साथ कुछ ऐसा होता है जिसमें वो दैट पर्सन इज गोइंग थ्रू सच थॉट प्रोसेस, बहुत आसान होता है उसको बोलना कि बाहर निकलो, ये करो वो करो। आई डू इट वेरी ऑफन विथ माय सन्स कि इतना क्यों सोच रहे हो ये वो। लेकिन जब सेम सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू, इट्स नॉट इजी एट ऑल टू स्टॉप थिंकिंग। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई भी की हैं, बट इट इज नॉट इजी एट ऑल। आई एग्री, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। देखो, In हम that moment, है ना, in that प्रिवेंशन moment. इज बेटर देन क्योर। हम लोगों ने सुना है कि नहीं, सबने, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, Yeah. स्टिच इन टाइम सेव्स 9, सुना है कि नहीं? वहां पर भी जो हमारी इमोशनल सिचुएशंस होती है ना, वहां पे भी एग्जैक्टली सेम चीज अप्लाई होती है, बिल्कुल सेम। तो इससे पहले आपको पता है कि आप एक बार उस गड्ढे में गिरोगे, तो फिर एक बार गए गड्ढे में गए, तो है ना। तो बहुत मुश्किल है उससे बाहर आना। वो गड्ढा किस चीज का है? फियर का, ओवर थिंकिंग का, इमोशनल हो जाने का, ओवरली इमोशनल हो जाने का। तो हमें सबसे पहले तो यही समझना है कि हम उस गड्ढे में जाना ही क्यों है, उसमें गिरो मत। जितना हो सकता है कोशिश करो उस गड्ढे की तरफ जाओ ही मत, है ना। क्योंकि ये मुझे भी पता है कि एक बार जो उसमें घुस गया फिर नहीं निकल सकता। फिर उसको कितना ही वहां पे दो, फिर तो वो जब
तोड़ ताड़ के अपने थोड़े बहुत छोटे छोटे खा के निकलेगा तभी निकलेगा, है ना, विच इज कभी कभी ऐसे I feel मोनिका कभी कभी जब सिचुएशंस ऐसी आती हैं एंड दे डू कम इन लाइफ जो अनअवॉइडेबल होती है, उस टाइम जो व्हाट आई फेल्ट इज कि द टीचिंग्स रियली हेल्प व्हेन यू रियलाइज कि जब तुम्हारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं तो वो थॉट्स अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं। बहुत अच्छा। जब तुम एक्चुअली ये फील करते हो कि नहीं है तुम्हारे कंट्रोल, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन इट्स ओन, तो दैट तो हेल्प्ड मी एज यू। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि ये रियलाइज करना कि हाँ मेरे हाथ में है ही नहीं, है ना, लेकिन ये रियलाइज कर, ये आपको याद आ जाना उस समय कि मेरे हाथ में नहीं है, और फिर छोड़ देना। ये कभी कभी तो ऐसा भी होता है, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप इतने उसमें बिजी हो जाते हो, लग जाते हो, आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप उसमें फंस गए हो, लेकिन जो व्यक्ति बाहर से देख रहा है उसको समझ में आता है। हाँ, एंड इफ दे वांट दे कैन ऑलवेज से कि कम वी कैन हेल्प यू, पर कोई उस टाइम आता नहीं है सामने, ये बात भी होती है, ऐसे भी आप फंस जाते हो। स्पेशली ऑफिसेज में तो शायद ये ज्यादा ही होता होगा, आई एम श्योर कि इसको दिया है ना इसी को करने दो, हम क्यों बीच में जाए। और वो सिचुएशन ऑफिस की है जो भी आप बता रहे हो स्टोरी की। हाँ, बिल्कुल। मुनी कभी कभी ये भी होता है कि हमें ना सब समझ आता है कि सिचुएशन हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता। मतलब 1 घंटे के बाद जो वो हम सोचे वो भी नहीं होता। मान लो आपने कहीं जाना है, आपका पूरा प्लान है, वो भी कई बार कैंसिल हो जाता है। एक बार तो माइंड सेट हो जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि 2-4 घंटे फिर किसी किसी टाइम फिर माइंड अपसेट हो जाता है कि अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया। मतलब ये चलता है। समझ के भी ये चलता है। तो वही है कि ये हमें बार बार हमें क्या सीख रहे हैं, हम पहले ना घुसे, उन गड्ढों में ना जाए, है ना, प्रिवेंशन, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखो पहले तो जरूरी है क्या इन सिचुएशंस में तुम्हारे लिए घुसना, है ना, लेकिन जहां पे जरूरी है वहां पे देखो, वहां पे ये देखो कि कैसा बेस्ट तरीके से कर सकते हो, क्या वर्क को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जो आपकी नहीं है चीजें उनको किसी और को दे सकते हो, और फिर बाकी उसके बाद तो फिर जो है, अगर हर चीज स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, फिर उसमें नहीं फंसोगे, फिर ओवर थिंकिंग नहीं होगी, फिर एक्सेप्टेंस आ जाती है, फिर होता है हाँ अब ठीक है, अब जो भी होगा दैट इज फाइन, आई हैव गिवन माई बेस्ट, अपना बेस्ट करो और फिर छोड़ो। वही बिल्कुल रिजल्ट्स आपके हाथ में है ही नहीं, है ना। और यही चीज जब हम खुश होके करते हैं प्रेम से, वही जो प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे ना एक उनका स्टेटमेंट था कि आई एम नॉट अगेंस्ट प्लानिंग, बट इफ इट कम्स आउट ऑफ फियर देन इट्स नॉट फाइन एंड इट विल ओनली फ्यूएल द अर्ज टू कंट्रोल। तो इसका क्या मतलब है कि जो प्लानिंग भी है वो भी फियर से नहीं, लव से आए, है ना, आपकी खुशी से आए। हाँ, फिर वो एक और चीज बोलते हैं कि हमारी जो थॉट्स हैं दिन भर, उसने बोला कि अगर सपोज हमारी दिन भर, सुबह जब हम उठे और रात को जब हम सो रहे हैं, जितनी भी हमारी थॉट्स आई, अगर हम उनका उसका कोई ले सके ना रिकॉर्ड, और हमें प्रिंट आउट निकाल के दिया जाए, तो हमें रियलाइज होगा कि उसमें जो 95% थॉट्स हैं वो सिर्फ कचरा है, कंप्लीटली गार्बेज। ओके, और सिर्फ कुछ थॉट्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, जो फंक्शनल होती हैं। फंक्शनल मतलब जैसे सपोज एक थॉट आए कि हाँ मुझे अभी आज खाने में क्या बनाना है, या फिर मुझे आज अपनी गाड़ी को सर्विसिंग के लिए लेके जाना है, या फिर मुझे अपनी मेड को आज पेमेंट करनी है ना, ये भी तो थॉट्स हैं, या मुझे ये काम करना है, जो हमारे दिन भर के जो हमारी एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड है। लेकिन वो जो थॉट्स होती हैं वो सिर्फ 5% भी नहीं होती हमारी दिन भर की। उसके अलावा जो थॉट्स चलती रहती हैं ना, वो बिल्कुल यूजलेस होती हैं। अगर कभी हम एक बार बस बैठ जाएं और सिर्फ देखें कि कौन सी थॉट्स आ रही हैं और जा रही हैं, हम हैरान हो जाएंगे देख के कि क्या चल रहा है हमारे दिमाग में। कुछ भी चलता रहता है, कुछ भी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ थॉट्स को हम इतना सीरियसली ले लेते हैं और हम उनको बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। हम सोचते हैं ये मेरी सोच है तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये सच है। और स्पेशली अगर हमें किसी के बारे में नेगेटिव थॉट आती है और जिससे हमें गुस्सा आता है, ओके, व्हेन वी गेट एंग्री, एंगर ऑलवेज गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ राइटियसनेस। आपने कभी नोटिस किया इस बात को? जब आपको किसी पे गुस्सा आ रहा होता है ना, अगली बार ध्यान देना, जब किसी पे गुस्सा आ रहा हो उस समय आपको क्या लगेगा कि जो मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल सही है,
मतलब इट गिव्स यू अ फीलिंग ऑफ राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही हो, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एट ऑल। लेकिन गुस्से में आपको 100% लगने लगता है कि आपका गुस्सा जायज है, आप जो सोच रहे हो वो सही है और सामने वाला गलत है। यू आर 100% श्योर। और यही जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, यही हमारी लाइफ में वापस से स्ट्रेस क्रिएट करती है, फिर हम इसके अंदर बंधन में, उस चक्कर में फंसते हैं। अब जैसे वो लेडी ने क्या किया, वो लड़के को देखा, अपनी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को फोटो खींची, भेज दी, फिर उनका जो भी लड़ाई हुई, फिर पता लगा कि वो अपनी कजन के साथ मूवी देखने गया था, कुछ था। ओके, अब जब इसको ये पता लगता है कि कजन के साथ था, तो फिर नाउ देयर इज गिल्ट, अब एम्बैरेसमेंट हो रहा है ना। पहले आपने गुस्सा किया और एक एक्शन लिया कि देखो ये मेरी बहन को बर्बाद कर रहा है, उसको टू टाइमिंग कर रहा है। उसके बाद जब आपको पता लगा कि अरे वो तो उसकी कजन थी, किसी काम से वो कजन को मिलने गया था, नाउ देयर इज एम्बैरेसमेंट। अब रियलाइज हो रहा है, अरे मैंने इतनी जल्दी में क्यों जज किया, क्यों ऐसे किया, फोटो भी खींच के भेज दी, 2-4 लाइनें भी लिख दी। हम लोग करते हैं कि नहीं करते, सब लोग इसी तरह के काम, है ना। तो कैसे हमारी थॉट्स हमें पागल बनाती हैं, कितना ज्यादा घुमा के रखती हैं। कोई थॉट आई, थॉट से इमोशन पैदा हुआ, इमोशन को तो हम इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इफ आई फील वॉट एवर इमोशन, हम उसके साथ पूरे आइडेंटिफाई हो जाते हैं इमोशन के साथ। हमें लगता है बस ये तो है ही है, वॉट एवर इमोशन इट मे बी। जैसे वो हमें ना कंज्यूम कर लेता है, इट इज लाइक अ मॉन्स्टर विच कंज्यूम्स अस। हम रहते ही नहीं है, वो इमोशन ही बन जाते हैं पूरे के पूरे। ये तो सबका सबका एक्सपीरियंस होगा फॉर श्योर, कि कैसे हम इमोशन में उसके साथ कैसे बहने लग जाते हैं पूरी तरह से। मूवी में आगे चलते हैं, तो रात भर ये सोती नहीं है, परेशान होती है बुरी तरह से। और फिर जब सुबह उठती है, फिर वो सोच रही है मैं आज क्या पहनूं, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा। जो भी चीज सोचती है ये पहनूं, तो लगता है नहीं नहीं ये तो पिछली बार पहना था, इसमें मैं मोटी दिखती हूँ, पता नहीं, मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें वो प्रॉब्लम है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उठ के आता है, तो बोलती है अच्छा तुम बताओ क्या पहनूं, तो वो कुछ निकालता है, तो बोलती है तुम तो रहने ही दो बिल्कुल ही। तो क्योंकि यहाँ पे भी स्ट्रेस चल रहा है ना, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा क्या पहनूं। फिर फाइनली वो डिसाइड करती है कि अच्छा मैं वो वाला ड्रेस पहनती हूँ। लेकिन जैसे ही वो बोलती है, तो रियलाइज होता है कि कल बॉयफ्रेंड ने कपड़े धोए थे और वो वॉशिंग मशीन में ही रह गया है, तो वो धुला ही नहीं है, गंदा ही पड़ा हुआ है, तो वो भी नहीं पहन सकती। तो वहां पे फिर और स्ट्रेस ऐड होता जा रहा है। एनीवेज देन शी गोज टू वर्क, वहां पे ऑफिस जाती है, जहाँ पे इवेंट होता है। तो वो जो जाते सबसे पहले इसको पूछती है कि अच्छा तुमने वो माइक का अरेंज किया कि नहीं किया, क्योंकि वो जो कॉमेडियन आने वाला होता है माइक चाहिए होता है। तो वो बोलता है कि नहीं मुझे तो किसी ने नहीं बताया था कि माइक लेके आना है। तो इसका वहीं पे स्ट्रेस एकदम शूट अप हो जाता है कि माइक लाना था और ये तो माइक लेके नहीं आया है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं चेक करो, हमने मेल भेजा था। तो वो अच्छा बोलता है अच्छा ठीक है, तो वो सारे मेल्स निकालता है, चेक करता है। वो बोलता है नहीं किसी भी मेल में नहीं बोला गया है कि माइक लेके आना है। एंड एक्चुअली शी हैज फॉरगॉटन, राइट, इट वाज हर जॉब, उसका काम था वो करना, पर वो भूल गई है। अब वो और स्ट्रेस में आ जाती है। फिर वो जाती है, तो इसकी एक और कुलीग आई होती है, वो बोलती है और सब कैसा चल रहा है। तो बोलती है कि अरे क्या ठीक चल रहा है, ये जो टेक्नीशियन है इसने सब गड़बड़ कर दिया, वो माइक लाना ही भूल गया है। ओके, तो अब ब्लेम कहाँ चला गया, टेक्नीशियन के ऊपर, कि टेक्नीशियन जो है वो माइक नहीं लाया। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस है। तो यहाँ पे स्ट्रेस में फियर है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो क्या हो रहा है, द वेरी नेचुरल थिंग इज टू स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। और ये हम सब करते हैं, हम सब ये चीज करते हैं, है ना, दूसरे के ऊपर ब्लेम चला जाता है। तो हमें अब टेंशन यहाँ पे क्या हो रही है, क्योंकि जब हम वल्नरेबल हो जाते हैं, जब हमें लगता है इस सिचुएशन में कि मुझे क्या करना था, क्या नहीं हुआ, तो अब क्या करो, तो हमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ ये मेरी गलती से हुआ है या मैंने किया है, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इट्स अ रियली डिफिकल्ट थिंग टू डू। तो इसीलिए हम लोग दूसरे के ऊपर ब्लेम जो है उसमें डाल देते हैं। और इसमें इन्होंने ना यहाँ पे एक और अच्छी चीज बोलते हैं, मैं पढ़ के बताती हूँ। देखो इसमें वो है कि
हम अपनी सेल्फ इमेज को डिफेंड करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए तो अपनी सेल्फ इमेज को डिफेंड करना सबसे बड़ा काम है। मतलब दिन भर हम यही चाह रहे हैं कि अपनी सेल्फ इमेज को हम लोग डिफेंड करें। लेकिन ये जो सेल्फ इमेज है, वो कहते हैं ये भी एक सिर्फ थॉट है, एक आइडिया है। चाहे आपकी अपने बारे में एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज है या आपकी आपके बारे में नेगेटिव सेल्फ इमेज है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज है या नेगेटिव सेल्फ इमेज है, तो आप क्या करोगे? आपकी ये कोशिश ये रहेगी कि मैं कैसे इस चीज को बचा के रखूं, और उसमें उसको बचाने के लिए वी जस्ट गो इनटू ब्लेमिंग अदर पीपल। वो इसी समय हम कंट्रोल करने लगते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं। ये आप लोगों को याद है? आप लोगों ने ये देखा हो ये चीज तो। और एक हमें क्या लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि मैं सही हूं। तो हम कैसे प्रूव कर सकते हैं अपने आप को? एक तो है कि हम हर चीज सही करें, यही हमारी कोशिश होती है कि हम हमारी चॉइसेस सही रहें, हम हर काम सही तरीके से करें, अच्छा हो हमारा काम। लेकिन जब वो हम नहीं कर पाते, तो हम कोशिश करते हैं उसको बचाने के लिए कि दूसरे को ब्लेम कर दें, कि दूसरे की गलती की वजह से हमारे साथ ये हो गया, है कि नहीं? और पॉइंट क्या है यहाँ पे? बॉटम लाइन जो उनका पॉइंट है वो ये है कि अपनी सेल्फ इमेज को बचाने के लिए हम ये सारा का सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। और जो आपकी सेल्फ इमेज है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो भी एक सोच है, वो सिर्फ एक सोच है और कुछ भी नहीं है। जैसे हमने बोला ना कि जो वाइन है ना अच्छी है ना बुरी है, हमारी सोच है उस टाइम कि ये वाइन अच्छी है या बुरी है। ऐसे ही मैं जो भी अपने बारे में सोचती हूँ, वो भी उस समय मेरी सोच है। और हमारी भी ये सोच बदलती रहती है अपने बारे में ही, है कि नहीं? कभी कभी हमें लगता है मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैं तो कितना काम करती हूँ, मैं कितनी मेहनती हूँ। कभी कभी लगता है अरे मैं तो कितनी बेवकूफ हूँ, मुझसे तो ये भी नहीं होता, मैं कैसी हूँ। हमारे ये चेंजेस होते रहते हैं कि नहीं? कभी हम पॉजिटिव इमेज होती है, कभी नेगेटिव इमेज होती है, ये भी बदलती रहती है, हर समय बदलती रहती है ना? तो कह रहे ये भी एक थॉट है, तो इसके पीछे भी मत भागो कि अपनी सेल्फ इमेज को ही प्रोटेक्ट करने में लगे हो हर समय। फिर यहाँ पे उन्होंने एक और पॉइंट बोला था कि जो स्पिरिचुअलिटी है, या जब हम एक आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, उसमें एक और चीज क्या होती है कि अब मैं जो भी हूं उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दूं, बजाय उसको छुपाने के। एक हमारी एक क्या होती है कि हम अपनी अच्छाइयों को उभारना चाहते हैं, संसार में हमें यही सिखाया है, और जो हमारी बुराइयां हैं उनको छुपाना चाहते हैं, है कि नहीं? वो कह रहे हैं ना ये उभारने की जरूरत है तुम्हें, और ना तुम्हें अपनी बुराइयों को छुपाने की जरूरत है। स्टार्ट एक्सेप्टिंग, क्योंकि ना तुम अच्छाइयां उभारने से इम्प्रूव हो रहे हो, और ना तुम अपनी बुराइयों को छुपाने से जो है भी इम्प्रूव हो रहे हो, या तुम्हारी इमेज वो हो रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई वीकनेस है तो तुम जाके लोगों में वहां पे नगाड़ा बजा के लोगों को बताओ, नहीं नहीं, बाहर जाके बताने की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर सकती हूँ कि हाँ ये मेरी वीकनेस है, कैन आई एक्सेप्ट ये मेरी गलती है या मेरे अंदर ये कमी है? क्योंकि जितना हम उनको एक्सेप्ट करते जाएंगे ना, तो हम उन्हें छुपाने का, कंसील करने का हमें वो स्ट्रेस नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत बार हम उसी स्ट्रेस में हैं कि ये दिख ना जाए, किसी को ये पता ना लग जाए कि मेरे अंदर ये कमी है ना? ये डर होता है कि नहीं होता कि ये चीज मेरी किसी और को पता ना लग जाए। क्यों? क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ थॉट्स हैं और कुछ नहीं है, ये हमारी थॉट है। और यहाँ पे एक और चीज आती है मूवी में, कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी नहीं है, वो भी थॉट्स ही हैं। दूसरे लोग भी थॉट्स हैं। जिसको आप मैं बोलते हो वो सिर्फ थॉट्स और इमोशंस ही तो हैं, और क्या है? उसको आपने एक फॉर्म देके मैं बोल दिया है। ओके, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और इसका ना दिखाती हूँ मूवी का पार्ट, जहाँ पे वो लोग यही बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। डोंट वरी वो क्या बोल रहे हैं, बस या तो आप टाइटल्स पढ़ सकते हो और सिर्फ देखना इसमें क्या है। Die elektromagnetische straling die heeft verschillende golflengtes.
En ja, die verschillende golflengtes, die wordt dan omgezet in ons hoofd als de ervaring van kleur. Oké. Maar eigenlijk is die straling gewoon kleurloos. Dus eigenlijk ziet de wereld er meer uit als dit. Ja, Ja, dat is inderdaad een benadering van de wereld zoals die werkelijk is. De ervaring van afgescheidenheid is een illusie die wordt gecreëerd door de zintuigen. En ja, we denken dat de wereld zo is zoals de zintuigen ons die voorschotelen, maar niets is minder waar. Het is eigenlijk één grote illusie die alleen maar werkelijkheid is in ons hoofd. En toch, dit, dan verschijnen we weer. Wel handig voor de kijker. यहाँ पे उन्होंने क्या दिखाया है कि जो वर्ल्ड है वो इल्यूजन है, एक्चुअली में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सब एक ही है, ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ये इट इज जस्ट वन लाइट, ओके, लेकिन दैट इज द रियलिटी। लेकिन बिकॉज ऑफ द इल्यूजन जो क्रिएट हुआ है, तो हमें क्या नजर आ रहा है, हमें इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं, हमें फॉर्म्स नजर आ रहे हैं, सब अलग अलग सेपरेशन नजर आ रही है, ओके। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो अभी सामने जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हम सबको अपनी फोटोज नजर आ रही हैं, सब मूवमेंट भी नजर आ रही है ना, लेकिन रियलिटी में यहाँ पे सिर्फ कलर और लाइट है जिसका कॉम्बिनेशन किया हुआ है, हम लोग नहीं है वहां पे सामने, पता है ना। हम हो सकते हैं क्या कंप्यूटर में सामने, नहीं है ना, लैपटॉप में या फोन में, सिर्फ कलर लाइट फॉर्म, मतलब उसमें सिर्फ वो जो कलर और लाइट की वेरिएशन की वजह से हमें सबकी अपनी अपनी अलग अलग फोटो नजर आ रही है। अब जैसे जब हम सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं, तो हमें जब आप हॉल में जाके मूवी देखते हो तो आपको पिक्चर्स नजर आ रही हैं, हीरो हीरोइन बिल्डिंग सब कुछ अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन आप जरा सा आंख उठा के देखोगे तो सिर्फ वहां पे रोशनी है कि नहीं, सिर्फ रोशनी एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है जहां पे लग रहा है कि सब अलग अलग है ना। बिल्कुल ऐसे ही एक इल्यूजन क्रिएट हुआ है जहां पे लग रहा है कि सब अलग अलग है, लेकिन है नहीं। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी में सब एक ही है, और उस एक के अंदर इतने सारे फॉर्म्स नजर आ रहे हैं, और वही जनक ने जाना है ना, जनक ने यही तो जाना है कि मेरे अंदर ये जो संसार है मेरे अंदर है, मैं संसार में नहीं हूं। या जब अष्टावक्र उसको बोलते हैं कि ये विश्व रूपी तरंग तेरे अंदर ही उठती है और गिरती है। एक आप लोगों का आज एक और चीज दिखाती हूँ मैं यहाँ पे, मैंने पहले भी एक दो बार बात की है, शायद आप लोगों ने किसी ने सुना हुआ भी हो ऑलरेडी। एक न्यूरोसर्जन है यूएस में, उसके साथ क्या हुआ था, उसको एक बार स्ट्रोक हुआ था, काफी पुरानी बात है ये, मैंने वीडियो भी देखा होगा शायद कुछ 15 साल पहले, और उससे भी पुराना वीडियो है ये। तो जब उसको स्ट्रोक हुआ और वो मतलब तैयार हो रही थी हॉस्पिटल जाने के लिए, सुबह उठी और उसको स्ट्रोक हो रहा था, तो उस समय उसको यही एक्सपीरियंस हुआ था कि जहां उसने रियलाइज किया कि एक तरफ तो वो ये एक बॉडी है और एक डॉक्टर है और जो भी वो काम कर रही है, और एक उसको रियलाइजेशन हुई कि नहीं ये सब कुछ खत्म हो गया और वो सब कुछ हो गई, और फिर वापस आ गई, फिर से उसको एक्सपीरियंस हो रहा है कि वो ये बॉडी है, फिर बाहर हो गई, इससे अलग हो गई, और बाद में शी वेंट थ्रू अ स्ट्रोक। और फिर उसको स्ट्रोक में जो उसको आया था, उसको 8 साल लगे उस स्ट्रोक को ठीक होने में पूरा का पूरा, लेकिन उसके बाद उसने फिर इसके बारे में अपनी टॉक्स दी थी। तो मैं उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट दिखाती हूँ और फिर आप लोगों को मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में, आप लोग सुन सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉक है। यहाँ पे जो मैं शुरू कर रही हूँ छोटा सा आपको दिखाने के लिए, वो है कि उसको पेन शुरू हो गया है, और वो पेन में वो एक्सरसाइज, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है कि क्या हो रहा है, तो शी स्टार्ट्स एक्सरसाइजिंग। तो ये बहुत स्ट्रेंज है कि एक ब्रेन सर्जन जिसको स्ट्रोक हुआ और उसको वही अनुभव हुआ जो जनक ने जाना है। सोचो, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हाँ, और आप लोग देख पाए उसने क्या बोला कि वो जो एक्सपीरियंस हो रहा है सडनली, ये जिसको बॉडी हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहे हैं, उस बॉडी में और दीवार में कोई डिफरेंस ही नहीं है, एक है। ये रियलाइजेशन हो रही है कि सिर्फ एक ही है, कुछ है ही नहीं, और वो देख रही है
शी सेड, शी यूज द वर्ड, शी इज विटनेसिंग हर बॉडी। हम बार बार बात करते हैं ना विटनेस होने की, साक्षी होने की, जो अष्टावक्र की पूरी गीता में एक ही चीज आती है बार बार, साक्षी हो जाओ। तो वो यही देख रही है कि एक शरीर चल रहा है, काम कर रहा है, और वो उसको देख भी रही है, कुछ है जो उसको देख रहा है। तो इसका बार बार, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी, बहुत इंटरेस्टिंग 18 मिनट का वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। तो कभी उसमें जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, ये चल रहा है। लेकिन हाँ, उसको रियलाइजेशन ये चीज हो गई उस समय कि ये जो चल रहा है ये टेम्पररी है, एक्चुअल वही है ना। एक बार अगर हम उसको समझ लेते हैं, एक बार वो चीज हमारे दिमाग में आ जाती है, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना लाइफ की, जो हमें हर समय ग्रिप करती है, हर समय नीचे खींचती है, हर समय हम उसी में ही जो परेशान रहते हैं, इनसे हम छूट पाते हैं, बहुत आसानी से छूट पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ खत्म हो जाती है, वो भी अभी भी सर्जरी करती है, डॉक्टर है, पर आप चूज कर पाते हो, आप देख पाते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ये इतनी छोटी बात है, क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन इससे मैं बता रही हूं पूरी लाइफ डिफाइन हो जाती है आपकी। क्योंकि उससे पहले हमें पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, हम हर चीज में घुसे पड़े हैं बुरी तरह से, और इसीलिए एंटैंगल्ड है, कंफ्यूज्ड है, मेस में है, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज इट दैट आई शुड डू एंड व्हाट आई शुड नॉट डू। आप सोच के देखो एक चीज, देखो अभी आप लोगों को पता है कि आपको अपने खाने में क्या खाना है, आपको पता है चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, कहाँ से खरीदते हैं, फल सब्जी कौन सी आती है। एक इमेजिन करो सिनारियो कि आपको पता ही नहीं है, ठीक है, लेट से कुछ हुआ, अभी बहुत कुछ पड़ा हुआ है, 50 चीजें पड़ी हुई है जो चावल जैसी ही दिख रही हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है उसमें शायद एक ही चावल है, बाकी जो 49 चीजें हैं वो चावल नहीं है, चावल जैसा दिखने वाला है। अब क्या होगा, कितनी बार गड़बड़ होगी, कितनी बार तबीयत खराब होगी कि आप गलत चीज उठा के खाओगे, होगी कि नहीं होगी। अगर आपको पता ही ना हो, आपको पता है ना बहुत सारे फल सब्जियां होते हैं जो जहरीले होते हैं, इफ यू डोंट नो विच वन टू पिक and suppose you are picking up poisonous fruit, wouldn't you be ill by eating that? क्योंकि आज हमें पता है कि ये हमारे खाने लायक है, तो हमारी लाइफ कितनी सिंपल हो चुकी है। उसके बारे में हमें भी सोचना पड़ता है क्या हमें कभी ये डर होता है कि कहीं मैं कुछ पॉइजनस ना खा लूं? नहीं होता ना, जब भी रोज खाना खाने बैठते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारी लाइफ में व्हाट इज इट दैट आई नीड टू डू, वो जब चीजें क्लियर होने लगती हैं तो ऐसी ही सिंप्लिसिटी आ जाती है। ये सबसे बड़ी बात होती है। तो पॉइंट वही चीज है, वही मूवी में दिखाया है। और देखो इतनी कोई रेयर चीज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, हम देख रहे हैं कि कितने सारे लोगों ने इस चीज का अनुभव किया है, जाना है, हर कोई जान सकता है। असल में क्यों जान सकता है, क्योंकि वो तो है ही ना, इट इज देयर। फिर एक और इस मूवी में एक पार्ट आता है ना, आप लोगों को ध्यान होगा कि वो पेड़ के नीचे लेटे हुए रहते हैं, मतलब दे आर हैविंग अ पिकनिक, और बात ये चल रही है क्या मुझे हर चीज करनी है या बस जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाना है, जो चीज भी हो रही है। ध्यान है जिन्होंने मूवी देखी है? कोई उसके बारे में बताना चाहेगा? What was there? Maybe what you understood, maybe somebody हाँ, else. वो बोलता है कि जो चीज हो रही है, जो उसका मेन जो लड़की है उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि जो हो रहा है वो एक्सेप्ट करते जाओ, तो वो दोनों सिस्टर्स काफी एस्टॉनिश्ड हो जाती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। करेक्ट। तो देन ही एक्सप्लेन्स। हाँ, फिर वो बोलता है कि नहीं, जैसा है उसको एक्सेप्ट करो, तो वो दोनों लड़कियां काफी सरप्राइज हो जाती हैं, जैसे जनरली हम सबके साथ भी होता है कि वो पूछती है कि वो लड़की बोलती मुझे शादी करना है, मुझे बच्चे करना है, तो क्या मैं ऐसी बैठे रहूंगी तो सब हो जाएगा? तो बोलता है कि हाँ, ये चलता रहेगा, ये नेचर है एंड इट्स ऑल पार्ट ऑफ नेचर, ये वो। सो दे आस्क द ऑब्वियस क्वेश्चंस कि मैं लड़की हूँ, ये भी मुझे नहीं समझ, मतलब मुझे ये भी जानने की जरूरत नहीं है, या समथिंग लाइक दैट इट हैपेंस कि वो
बार बार उस चीज को उसको क्वेश्चन करते हैं, then he keeps on repeating कि yes, accept it as it is. So that was quite interesting discussion on राइट। that. हाँ, तो उसमें उसकी जो गर्लफ्रेंड की सिस्टर होती है वो बोलती है कि मुझे तो शादी करनी है, बच्चा करना है, तो क्या बस ऐसे ही बच्चा बैठे करना। बैठे हो जाएगा क्या अपने आप? हाँ, कुछ exactly. करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ. तो बोलते हैं, नहीं, जो चीजें नेचर में है, प्रकृति है, अपने आप होगा, इट विल कम, दोज थिंग्स विल हैपन। तो फिर वो ना वो कुछ ब्रेड के ऊपर कुछ जैम लगा के दे रहे होते हैं, कहते हैं इसके लिए जैम मत लगाओ, इसका तो जैम अपने आप लग जाएगा। कुछ ऐसा होता है ना, वो बोलते हैं कि ये तो ऐसा ही है, इसके लिए मत लगाने की हाँ. जरूरत नहीं है। तो हाँ, मीनाक्षी जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी। वो ये बोलता है कि we don't plan anything, everything happens on its own. हाँ, वो पूछती है ना मुझे क्या करना है, तो वो बोलता है नहीं, we don't plan anything. लेकिन यहाँ पे प्लानिंग से देखो फूल क्या, का इससे ले लेगा ना, मैंने अच्छा बना। He also says look at the tree, मतलब ट्री को ग्रो करने के लिए क्या करना है। हाँ, क्या It's करना going on. पड़ा है। हाँ, अपने आप ही तो ग्रो हो गया है ना। Yes, yes. लेकिन बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं, हमें तो ट्री को इतना ध्यान देना पड़ता है, खाद देनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, अपने आप थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो लोग इस चीज को मानते नहीं है रेगुलर उसमें। तो देखो यहाँ पे जब हम प्लानिंग की भी बात करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम बोथ द पॉइंट ऑफ व्यूज। ओके, प्लानिंग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी प्लान मत करो। फंक्शनल जो हम बात कर रहे हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि अगर सपोज कल मेरे यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट पे कुछ लोग आने वाले हैं, 10 लोग, तो मुझे आज प्लान तो करना पड़ेगा ना, मुझे सोचना तो पड़ेगा कि कल वो लोग आएंगे तो मुझे क्या बनाना है, क्या तैयारी करनी है, उतना तो सोचना पड़ेगा ही। तो वो अब हम उसका मतलब, तो इसलिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना भी आना चाहिए कि हम सोचे नहीं नहीं, हमने तो अब प्लानिंग करना छोड़ दिया, तो कल सुबह जब 10 लोग आ जाएंगे तब आप सोचोगे, या तो फिर आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहो कि आप या उनको बाहर लेके जा रहे हो या नहीं खिला रहे हो या वॉट एवर इज देयर, राइट। बट इन नॉर्मल केस यहाँ पे प्लानिंग का मतलब है, जो बोल रहे हैं कि नहीं करो, इसकी जो चीजें अभी जिनके बारे में तुम प्लान कर भी नहीं सकते, हम उनके बारे में भी सोचते रहते हैं जबरदस्ती का। कुछ लोग अपना बहुत आगे का ही सोचने लग जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, या वैसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी सिचुएशन, उतना भी आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफरेंशिएट, एक है नॉर्मल, एक अभी आपका चल रहा है, अभी आपको डिनर में क्या खाना है, या आपको अगर परसों जाना है तो कैसे जाना है, आपका गाड़ी का इंतजाम है कि नहीं, ये हम सर्वाइवल नीड्स में डालते हैं, जो एक जरूरी चीजें हैं। तो हमेशा नेसेसरी और अननेसेसरी में डिफरेंशिएट करो। ओके, I would like to say something. हाँ जी। अब जैसे जब मेरी शादी हुई थी, हम लोग बड़ौदा थे। बड़ौदा में दीपक के कोई रिश्तेदार भी रहते थे, दे वर जस्ट हस्बैंड वाइफ। तो जब भी हम उनसे वो मिलने के लिए बुलाते थे, वी यूज्ड टू गो। उनकी वाइफ कुछ प्रिपेयर करके नहीं रखती थी, नथिंग, कुछ भी नहीं। हमारे जाने के बाद वो पूछती थी, अच्छा बताओ तुम खाना खा के जाओगे या नहीं। तो हम बोलते थे नहीं, हम खाना खा के नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर वो उठती थी, फिर जैसे जो चाय का टाइम है तो उस हिसाब से उसी टाइम कुछ बनाती थी। कभी उनके हस्बैंड फोर्स करते थे, नहीं नहीं बस तुम लोग आए हो, खाना खा के जाओ। फिर वो उठती थी और फिर वो अपना खाना उस टाइम मेरे सामने ही बनाती थी। आई यूज्ड टू हेल्प हर। तो मुझे वो भी उनका स्टाइल बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनको मालूम था मैं हम वो इतनी तैयारी कर ले और हम लोग खाना ना खाए तो वो बेचारी क्या करेंगे। अब उस टाइम तो पता फोन वगैरह भी नहीं थे, क्या फोन करके पूछ लो, वैसे वो सिस्टम भी नहीं था। एंड शी हैड सो मेनी सर्वेंट्स इन हर हाउस, ऐसा भी नहीं था, पर वो खुद ही कुकिंग खुद करती थी और बहुत उतना ही बनाती थी कि हम 4 लोग खा लें, very less quantity and all those, and I used to like that thing a lot about her. बिल्कुल, वो भी ठीक है। हाँ, वो भी ठीक है कि हाँ, अगर आपका है कि ठीक है 10 लोग आएंगे, उसी समय देख लेंगे क्या करना है, if you are fine with that, that is fine. Many people are okay with that. Yes, yes. तो मैंने इसलिए प्लानिंग का पॉइंट उठाया कि कई बार क्या होता है, हम जो चीज सुन लेते हैं, हम सोचते हैं अब ये सच हो गया कि अब हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है ना। नहीं नहीं, प्लानिंग तो चाहिए, मतलब मुझे तो चाहिए, मैं अपनी बात करूं। बिल्कुल बिल्कुल, बट कितना चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए, ये हमेशा हमारी विजडम हमें हेल्प करेगी। इसका कोई एक परफेक्ट उसमें आंसर नहीं होता। देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, यू नेवर नो व्हाट यू आर गोना गेट, है ना। लाइफ जो है मिठाइयों का डब्बा है, पता नहीं कब
तुमको क्या मिलने वाला है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। Chocolate. You never know what you're gonna get. Ja, dit is vol met verrassingen. Nou, broodje dan maar. Heerlijk. Kaasdroop? Ja, doe maar. Tom, jij ook? Ja, lekker. Oh, maar voor Tom hoef je niks te doen, hè? Dat broodje smeert zich wel vanzelf. ये देखो वो बोल रही है ना, यू डोंट हैव टू बटर टॉम्स रोल, इट विल जस्ट हैपन, क्योंकि वो बोल रहा है अरे सब चीज अपने आप होती है। ऐसा बहुत बार होता है जब आप लोग इस तरह की बात करते हैं ना, हम लोग तो दूसरे जो लोग नहीं समझते हैं वो यही बोलते हैं इनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका तो अपने आप ही हो जाएगा। Oh ja, ik ben benieuwd hoe lang dat broodje rook gaat doen. Wie smeert dat broodje? Ja, kom maar, dat doe ik wel. En wie is ik? Hoe bedoel je? Nou, wie je bent. Ik, Lotte. Nee, ik vraag niet hoe je heet, ik vraag wie je bent. Oh, ik krijg weer zo'n filosofische baan. Nou, een vrouw? Nee, ik vraag ook niet naar je geslacht. Ik vraag wie je bent. Wie ben je? Nou, dit er. Wat is dat? Dit is mijn lichaam. Je zegt, dit is mijn lichaam. Je zegt niet, ik ben dit lichaam. Als je zegt, dit is mijn lichaam, wie is dan het ikje van wie dat lichaam is? Je bent natuurlijk ook gewoon je lichaam. Ja. Dan haal ik je armen eraf. Ben je er dan nog steeds? Ja, natuurlijk. En dan haal ik je benen eraf. En dan blijft er alleen nog maar een romp over en een hoofd. Ben je er dan nog steeds? Ja. En dan je organen, die ga ik vervangen. Je hart haal ik eruit, je nieren, je longen, die vervang ik allemaal door kunstmatige organen. Ben jij er dan nog steeds? Ja. Maar wie ben je dan? Je zintuigen. Maar stel dat je nou doof bent en blind en je kan niet meer ruiken en niet meer proeven en niet meer voelen. Ben je er dan nog steeds? Ja, dan ben ik er nog steeds. Maar wie of wat is nou dat stukje ik, wat er dan nog steeds is? Dus wat moet ik er nog meer afhalen voordat je er niet meer bent? Nou, ik zit denk ik gewoon in je hoofd. Haal ik je neus eraf. Je oren. Ik scheer je helemaal kaal. Ik haal je ogenbollen eruit. Ben je er dan nog steeds? Ja. Ja. Maar waar zit je dan verstopt? Ja, je hersenen. Aha. Dus jij bent je hersenen. Nou, ik denk wel dat er een stukje ik verborgen zit in mijn hersenen. Oké, dus ergens in jouw brein, daar zit een heel klein vrouwtje met een stuur. En die Ja. Ja. Er zit geen ikje in je hoofd. In het brein ontstaat een ik-gevoel en een ik-gedachte. En daardoor lijkt het alsof je een ikje bent. Wie ben ik? Dat is natuurlijk een hele diepe vraag. Ik bedoel, het lijkt alsof jij bent ik, alsof we individuen zijn. Ja. Maar als je dat gaat onderzoeken, dan blijkt dat helemaal niet waar is. याद है ये वाला सीन? और ये हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि जिसको बोलते हैं कि मैं हूं, ये मैं हूं, है ना? अगर हमारे हाथ हटा दिए जाएं, पैर हटा दिए जाएं, बाल हटा दीजिए, मतलब कितनी सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं कि ये मैं हूं, मैं तो फिर भी हूं। तो मैं कहाँ हूं? Who is this I? That is the most important question, है ना? I, इसी की तो बात हो रही है कि अभी जो I अटैच्ड है इस बॉडी के साथ, सबसे बड़ी हमारी जो मिसकंसेप्शन है, जो इल्यूजन है, वो यही है ना? यही सारा हमें अष्टावक्र गीता में हमें समझने को मिल रहा है कि मैं कौन हूं। इसी पे तो है अष्टावक्र का पूरा फोकस कि इफ यू कैन सी योरसेल्फ सेपरेट फ्रॉम दिस बॉडी एंड माइंड, जब अगर तुम इस देह और मन से अपने आप को अलग देख सकते हो, वही मोक्ष है। तो ये जो आए है, ये हमें क्या लगता है कि ये मैं हूं और मेरे पास फ्री विल है, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं डिसाइड करता हूं चीजें क्या होंगी, क्या करेंगे। और रिसर्च ने ये भी प्रूव कर दिया है कि जैसे सपोज
आपके पास चॉइस हो, आप सोचो मुझे रात के आज खाने में क्या खाना है, आपके पास ऑप्शन है कि हम लोग दाल चावल खाएंगे या रोटी सब्जी खाएंगे, सपोज, ठीक है, और आप डिसाइड करते हो कि हाँ मैं दाल चावल खाएंगे, आज डिनर में हम दाल चावल बनाएंगे। तो आपको पता है जो अब एक MRI आप लोगों ने सबने सुना होगा, एक है fMRI, इसको बोलते हैं फंक्शनल MRI। जो क्या करता है, जब हम सोचते हैं, जब हम एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन लेने से पहले हमारे ब्रेन में क्या चल रहा होता है उसको भी कैप्चर कर पाता है। ओके, तो एक तरीका आ चुका है, ऑलरेडी साइंस हैज रीच दैट लेवल। और वहां पे ये रियलाइज हुआ fMRI करने के बाद कि जो दाल चावल का डिसीजन है वो कहीं और हो चुका होता है, और वो आपके ब्रेन में रिसीव होता है, आपके ब्रेन में आता है, और आप बोलते हो कि मैंने डिसाइड किया कि दाल चावल खाएंगे। इवन इतनी छोटी सी चीज जब आप डिसाइड कर रहे हो, वो एक प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू ये होगा। इसको आप ऐसे समझो जैसे अगर एक मिट्टी में बीज डला हुआ है, ओके, और वहां से थोड़े दिनों के बाद एक अंकुर निकला, पौधा बाहर निकला। मिट्टी सोचे कि मैंने पौधे को बाहर निकाल दिया, लेकिन वो अंकुर अंदर ही था, वो अंकुर आना ही था बाहर, मिट्टी का कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, मिट्टी उसे हेल्प जरूर कर रही है, लेकिन मिट्टी का डिसीजन नहीं है कि वो अंकुर बाहर आएगा, लेकिन मिट्टी को लग रहा है कि मैंने उसे बाहर निकाला, वो उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दे कि ये मेरा पौधा है, जबकि है नहीं। तो इस मूवी में भी आगे और भी उसमें उन्होंने यही बताया है कि जो आपके थॉट्स हैं वो भी आते हैं, आपके डिसीजंस भी आते हैं, ये सब कुछ एक पॉइंट पे आके, और हमें लगता है कि ये मैंने किया। आप देखो, पहले विचार आता है और बाद में होता है कि मैंने ये सोचा। कभी ध्यान देना इस बात पे, ऐसा नहीं होता कि आप सोचो कि मैं सोचती हूं, अब एक विचार आएगा और फिर आप बोलोगे मैंने सोचा। होता है कि नहीं होता? अभी अभी दे करके देख लो। यस यस 100%। यही होता है। यही होता है ना? तो वो कौन कौन दे रहा है वो विचार? प्रकृति दे रही है। वो प्रकृति से आ रहा है, इस शरीर में वो, और इस मन में, इस ब्रेन में वो विचार अपीयर हो रहा है। और मैंने हमारे माइंड की वजह से, जो हमें एक ये इसमें मिला हुआ है पार्ट, हम क्या सोचने लगते हैं ईगो की वजह से, माइंड की वजह से, कि वो मेरी विचार है, मेरा थॉट है, मैंने सोचा इसके बारे में। So this makes the decision process so easy. It does. It does. तो कभी कुछ हम बनाए और वो बोले आज तुमने ये कैसे बना लिया खाने में, तो क्या कहना चाहिए? देखो कहने में तो यही आएगा कि मैंने बनाया। देखो वो तो है ही, है ना, कहने में हम ये नहीं बोलेंगे, वो तो जो नॉर्मल भाषा है चलेगी। अंदर से समझने की बात है कि मेरा कुछ नहीं है, वो तो chaos हो जाएगा, है ना, अगर हम ये ना बोले कि किसने बनाया या क्या करे, वो ठप्पे पर बाहर। ये पावर तो कहीं और से ही आती है ना मोनिका। अब आप सोचो, जब ब्रेन फंक्शन नहीं करता तो हम एक अपनी फिंगर भी तो मूव नहीं कर पाते ना। बिल्कुल। तो है तो कहीं और से, मतलब एनर्जी तो कहीं, सोर्स तो कोई और ही दे रहा है ना। तो हमें ये मैं पर से तो हटना ही चाहिए, बेसिकली तो करना चाहिए उसने बनवा दिया, पर वो बात हमारी उसमें है नहीं बोलने वाली। लाइक हम अपने आप को ही आगे रख के चलते हैं ना हमेशा। That too is because of survival, it seems to be. बिल्कुल। And this also helps हमको like not judging others, and then you know कि how a person is reacting, वो अपनी conditioning से ही कर रहा है, तो वो even for forgiveness and all, it really helps. Then only you're able to forgive, and you know like एक out of judgment ही तुम act करते हो then. वेरी गुड पॉइंट, बहुत अच्छा। बिल्कुल, कि ना सिर्फ मैं बल्कि हर कोई अपनी कंडीशनिंग, उसको भी प्रकृति ही करवा रही है, वो करने वाला है नहीं कोई भी, कोई भी करने वाला नहीं है, ना मैं हूं ना कोई दूसरा है। तो फिर जैसे वो बोलते हैं ना जनक, अब किसको प्रेज करूं, किसको दोष दूं, है ना? सब लोग
जो भी हुआ, जो हुआ, जैसा हुआ, किसको ऊपर उठाऊं, किसको नीचे गिराऊं, एक ही है सब। सब लोग ऐसा सोचने लग जाए तो फिर तो पता नहीं दुनिया कैसे क्या होगा इसका। दैट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट। हाँ, इट्स एन इंटरेस्टिंग थॉट अनु, बट डोंट वरी, माया बहुत स्मार्ट है, वो सबको ऐसे सोचने ही नहीं देती। हमारे साथ भी ये टेम्परेरी है, अभी आपके साथ इस उसमें है ना, तो हम बोल जाएंगे जब हाँ, ये चेंज होगी ना हमारी सिचुएशन, तब अपना भी बाद में जज करते हैं रात को सोते टाइम के क्या क्या किया था सारे दिन में। सेशन खत्म, माया चालू, ऐसा होता। नहीं, बट ये है कि अलार्म तो बज ही जाता है ना, अपने ऊपर कंट्रोल तो आ ही जाता है। ऐसे सत्संग बहुत फायदे वाली रहती है। इट हेल्प्स अ लॉट। एक और इसमें एक और चीज शेयर कर देती हूँ। वो यहाँ पे वो पूछ रही है ना उसको, व्हाट गुड इज इट टू मी टू नो ऑल दिस स्टफ, ये जान के मेरा क्या फायदा है इसमें, है ना, दिस गर्ल इज आस्किंग। Om dit allemaal te weten. Kijk, als je doorziet dat alles gewoon zo is als het is, dat देखो, वापस फिर जाती हूँ उस पे। If you realize that things are simply the way they are, लिख लो इसको। If you realize that things are simply the way they are, zo is als het is, dan hoeft you won't have to worry about them, है ना, फिर चिंता करने की बात नहीं है। एक बार समझ जाओ, बस चीजें हैं, ऐसी ही हैं, प्रकृति ने ऐसा ही बनाया है। फिर एक और चीज आती है, इसमें मैं क्विकली बता देती हूँ। एक ये लोग टेनिस खेलने जाते हैं एंड वहां पे एक लड़का आता है जो बहुत शो ऑफ करता है कि उसके पास बहुत ही हाई क्वालिटी का टेनिस रैकेट है जो बहुत महंगा होता है, तो उसके बारे में बात कर रहा होता है वो। तो उसके बाद वो मतलब एक लड़की के आके फ्लर्ट कर रहा होता है और ये जो इसका बॉयफ्रेंड है ये जाके उनको बचाता है, वो इनको परेशान कर रहा होता है एक लड़का। Die vraag me nog zo te drinken, dat was Ze alles. zegt toch dat ze niet geduld heeft. Oh, ja. En jij wil mij nou gaan tegenhouden of zo? nou misschien. Maar ik vind jou een sukkel. Oké, kom. तो जो मैंने आप लोगों को एक सीन दिखाया था जहां पे दो लड़कियां खड़ी होती हैं और एक बंदा आके उनको तंग कर रहा होता है, तो ये आता है जो इसका बॉयफ्रेंड है और वो उसको वहां से हटा देता है। आप लोगों ने वो सीन देखा। तो बाद में वो जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है, जब ये लोग सोने जाते हैं तो वो उसको पूछती है कि तुम जो हमेशा बोलते रहते हो कि जो होता है वही होता है, तो उस लड़के ने जो एक्ट किया, वुड यू से कि उसने वैसा ही करना था? तो बोलता है हाँ, उसने वैसा ही करना था, जो भी उसने एक्ट किया अगर तुमको तंग किया। तो फिर बोलती है कि अगर उसने वैसा ही एक्ट किया फिर तुमने आके इंटरफेयर क्यों किया, तुमने आके हमें क्यों बचाया, जबकि उसको तो वही करना था जो करना था, है ना। ये भी बहुत बार हमारे दिमाग में सवाल आ जाता है। तो उसने उसको बोला कि उसको भी जो करना था वो करना था और मुझे भी जो करना था वो करना था। ये बात समझ रहे हो इस बात को? छोटा सा पॉइंट है, बहुत सटल, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। अब हम सोचें कि जैसे सपोज आपको कोई परेशान कर रहा है, अब आपने एक क्लास अटेंड किया, आप बोलो अरे हाँ ये तो नेचर है, इसने तो मुझे परेशान करना ही था, अब ये परेशान कर रहा है, ओके हम बैठे हैं, है ना। तो ठीक है, मतलब मे बी यू मे डिसाइड नॉट टू डू एनीथिंग, लेकिन अगर आप डिसाइड करते हो कि वो परेशान कर रहा है और अपने लिए स्टैंड अप होते हो या उसको हटाते हो या उससे बात करते हो या उससे इवन गुस्सा करते हो, तो दैट इज ऑल्सो नेचर, वो भी होना ही है। सो आपको दोनों चीजें एक्सेप्ट करनी है, सामने वाले का भी और अपना भी रिएक्शन। ये एक पॉइंट है समझने का। ये समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है यहाँ पे? हाँ, मुझे कंफ्यूजन है। फिर हम लोग ये क्यों बोलते हैं कि रिएक्ट मत करो और सोचो और उसके बाद व्हाट इज दैट वर्ड, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, यस। फिर हम वो सब क्यों बोलते हैं? देखो, वो बिल्कुल बोलेंगे भी, क्योंकि बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि आप रिएक्ट करो और रिस्पॉन्ड मत करो, क्योंकि जो बेटर होगा एक्शन, देखो अगर आप गुस्से में, जैसे उसने देखा आपने कैसे डील किया, उसने उसके साथ, वो आके उसको थप्पड़ भी मार सकता था, है ना,
वो Correct. एग्रेसिव भी हो सकता था, पर बड़े प्यार से उसने उसको वहां से हटा दिया, ठीक है। अब लड़की का क्वेश्चन क्या है कि अगर वो आके हमें तंग कर रहा था, ये तो नेचर थी, फिर तुमने आके क्यों बीच में इंटरवीन किया, है ना। लेकिन उसने भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, करेक्ट। तो अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर सपोज आपके साथ कोई सिचुएशन होती है जहां पे सामने वाला कुछ आपको बोल रहा है या कर रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, राइट, और अगर आप उसके लिए कोई भी एक्शन लेते हो, सब हो सकता है आप एक्शन ना लो, हो सकता है आप एक्शन लो, हो सकता है आप रिएक्ट करो, हो सकता है आप रिस्पॉन्ड करो, दैट इज ऑल्सो नेचर, वॉट एवर दैट यू आर डूइंग, बट विद इन दैट नेचर वी ऑलवेज से रिस्पॉन्डिंग इज बेटर देन रिएक्टिंग, क्योंकि रिएक्टिंग में वो और लूप में जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तो अच्छे से हैंडल हो जाएगा। तो ये हम उस नेचर के अंदर की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं दूसरे पॉइंट की बात कर रही हूँ कि हम ऐसा ना समझ लें इस चीज को, अगर हम आधा समझते हैं कि बस दूसरे ने किया और वो उसका नेचर है, अब मुझे चुप बैठना है। Correct. अगर आप चुप बैठो, उसको भी एक्सेप्ट करो, देन दैट इज व्हाट इज वाज सपोज्ड टू बी इधर। मतलब उसके बाद एनालिसिस नहीं होना चाहिए, बाद में फिर गिल्ट या उसमें नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, जो हुआ हुआ एंड देन ओवर। Got it. Yes, Swati. Monica, I just wanted to know, our body language, is that taken as a reaction or a response? See, body will always react, right? If whatever is going on inside you, अगर आपके बॉडी के अंदर आपकी थॉट्स और इमोशंस में क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, तो वो तो रिएक्शन होगा अगर अंदर चल रहा है। हाँ, ये हो सकता है आपके दिमाग में कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा कि किसी की बॉडी लैंग्वेज में नेगेटिविटी दिखती है फॉर अ मोमेंट एंड देन दे आर टॉकिंग पॉजिटिव, राइट। सो दैट मीन्स द फर्स्ट रिएक्शन इज नेगेटिव, बट देन इमिजिएटली दे आर थिंकिंग कि नहीं ये सही नहीं है, लेकिन बॉडी ने तब तक अपना रिएक्शन दे दिया है। I think that is what you're talking about, right? Yes. और ये हम खुद भी रिकॉग्नाइज करते हैं अपना कि हमारा इमीडिएट एक नेगेटिव रिएक्शन जाने वाला होता है, तो बॉडी तो इमीडिएटली उसके बेसिस पे चलेगी, बट देन वी आर चेंजिंग, यू नो, कि नहीं हमें बहुत बार ऐसा ही होता है that our body language says something else and then we try to cover it up by saying something else. करेक्ट, बिल्कुल। चलिए 5:15 हो गए, और किसी का कोई कुछ पूछना चाहता है, शेयर करना चाहता है? आई डोंट नो, डू यू थिंक दिस हेल्प्ड हैविंग दिस Very डिस्कशन interesting ऑन it was. Yes, Very definitely. interesting. Very interesting. हमने तो मूवी नहीं देखी पर बहुत उधर समझ में आया कि क्या है। हाँ, Monica, I wanted to ask you a question. हाँ, देख लेंगे। हाँ, मुझे आपसे एक पूछना था, it is not related to what we have discussed now. It is basically related to what I practice, okay? Right. You know that I'm an interspecies communication, and now I have also started with fetal, but I do that with mother's permission. Okay. There are many things that I come to know through the fetal communication, but मुझे वो काफी filter करके बताना पड़ता है. So is it correct what I'm doing? There are some things which are very unpleasant, which I cannot tell the parents also, that the fetus is telling me. Right. In that case, how do you deal such situations that I know I'm filtering a lot while telling them? हाँ, करना पड़ता है स्वाति. If you see, everybody does that. Even when you go to an astrologer, जो आपकी पत्री देखता है, do you think वो आपको सब कुछ बता देता है? नहीं बता. No. वो हमेशा आपको फिल्टर करके, लैंग्वेज चेंज करके, सॉफ्टर उसमें, वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सामने वाले को, मतलब देखो, जो सच है, अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो फीटल्स आपको फीटस से समझ में आया, यू विल टेक दैट एज द ट्रुथ, राइट? सपोज, और अ फैक्ट, इट्स नॉट इवन टॉक अबाउट ट्रुथ, लेट्स से अ फैक्ट व्हिच हैज कम टू यू, बट एक ऐसा फैक्ट जिससे किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाए, किसी के उसमें डर आ जाए, किसी में वो हो जाए, तो दैट इज नॉट नेसेसरी. सो वी हैव टू, अनलेस वी फाइंड, ये हमेशा सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हु आर द पीपल. कुछ लोग आपको मिलेंगे हु मे बी ओपन टू इट, यू नो, जिनको बेनिफिट होगा या वो कुछ चेंजेस ला पाएंगे अपनी लाइफ में थ्रू दिस, वो आपको समझ में आएगा अपने आप ही. देन यू शुड बी एबल टू टेल देम, नहीं तो फिल्टर ही करना पड़े, बेटर है. Monica, in this regard, I have a question. Like when we say there is no past and future, even in this movie they said, and
as we know. तो जब हम ये बात करते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होना है या है और हम उसको अल्टर भी कर सकते हैं, दैट मीन्स वो तो ऑलरेडी हो चुका है या एवरीथिंग इज देयर. बिल्कुल. So then like what is the scope of altering or something like? See, it is an experience of using free will. Okay, the fact is there is no free will. लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है उसमें हमें लगता है कि मेरे पास फ्री विल है. जैसे मैंने डिसाइड किया आज मैं ये वाला ड्रेस पहनूंगी. ओके, सो इट इज गिविंग मी एन एक्सपीरियंस कि हाँ मैंने चूज किया है ना, है कि नहीं. नॉट दैट इट मैटर्स, लेकिन माइंड में तो ये है ना, मैंने डिसीजन लिया, मैंने ये किया, मैं क्या खाऊंगी, मैं किससे फ्रेंडशिप करूंगी. These are all giving me an experience of the free will while it is not there. It is something like, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे एक मूवी चल रही है या आजकल तो सीरीज होती है, मूवी तो छोड़ ही दो, सीरीज में तो बहुत लंबे लंबे चलते हैं, ठीक है ना. अब हमें पता है कि अगली 10 एपिसोड आ चुके हैं उस सीरीज के, लेकिन पहले एपिसोड में कुछ चल रहा है वेयर दे आर थिंकिंग कि उन्हें ये करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. तो पहले वो कुछ करते हैं, फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम उसको बदल देंगे. वो भी ऑलरेडी स्क्रिप्ट में है ना, क्योंकि वो हमें पता है कि 8th एपिसोड में वो बदल जाने वाला है जो अभी चल रहा है, लेकिन स्क्रिप्टेड तो ऑलरेडी है. लेकिन जब मूवी चलेगी तो वहां पे ऐसा ही लगेगा उस एक्टर को, क्योंकि मूवी में हमें भी नहीं पता ना, मतलब एक्टर को तो पता होगा, हमें नहीं पता कि वो क्या डिसीजन लेगा. तो वहां पे वो भी उसमें है कि मैं करूं कि नहीं करूं, बदल दूं कि नहीं बदलूं. तो इसलिए जो आ रहा है, देखो सबसे अच्छा क्या होता है, वंडर में रहना. जैसे हमें पता है मूवी पूरी शूट हो चुकी है, हमें पता है मर्डरर कौन है, करेक्ट, लेकिन वो कैसे मिलेगा, हम एक्साइटेड है कि नहीं है, अगले सीन में क्या होगा, कैसे पता लगेगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा. द सेम क्यूरियोसिटी एंड वंडर हैव अबाउट योर लाइफ. द मूवी हैज बीन शॉट बट यू डोंट नो, आपको नहीं पता. अगर आपके दिमाग में अभी ये भी आ रहा है कि बदल दें, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट ओनली. दैट डिजायर टू चेंज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. Yeah, got it. Quite liberating, huh? Sorry? Quite liberating, Monica. Liberating. एक बार ये समझ जाओ तो कुछ है ही नहीं. Need element of surprise in everything. Yeah, बस have that element of surprise. जैसे मूवी में होता है ना, पता नहीं क्या होगा, है ना, अभी लड़ेंगे कि बना लेंगे कि मरेंगे कि बचा लेंगे, बस वैसा ही है यहाँ पे भी. तो उससे डिटैचमेंट, क्यों डिटैचमेंट की बात करते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे हम मेरा मेरा में पड़े हुए हैं कि ये मेरा मेरा है, इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, इससे मेरा फायदा हो जाएगा, तो हम डिटैच नहीं हो पाते. इसलिए इस चीज को समझने के लिए डिटैचमेंट की बहुत जरूरत है. मूवी में तो हम डिटैच्ड हैं, लाइफ में हम अटैच हो जाते हैं, है ना, इसीलिए. और फिर भी इतना सब समझने के बाद थोड़ा बहुत अटैचमेंट हो रह जाए तो चलो वो भी एक समझ लो कि मजा करने का हिस्सा है ना. अटैचमेंट के साथ ऊपर नीचे जाते हैं, नहीं तो स्मूथ स्मूथ चलोगे. यस. जैसे एक बच्चा जब पिक्चर देखता है, छोटा बच्चा, उसको तो रियली लगती है ना, उसको लगता है रियलिटी में हो रहा है सब कुछ सामने. ओके देन, थैंक यू सो मच. ओके, बाय बाय एवरीवन.